भारतीय जनता पार्टी कितने मंजिल है? आगे रखो ना इसका प्रावधान। ठीक है सर, एक लिफ्ट का इसमें रखो। और दूसरा पार्किंग कहाँ दी? पार्किंग सर ये ग्राउंड इस साइड है ना, ये है नीचे ना जी, ये वाला अगर इसके नीचे देखो ग्राउंड में पार्किंग ले लो, ग्राउंड फ्लोर में। वैसे हमने साइड में जगह पार्किंग बाहर है खुला पड़ा है ना सारे कल को किसी और चीज़ में प्रयोग हो जाती है। अगर हमारे पास अब जमीनें कम है ना, लैंड शहर के नज़दीक, कल को आपने इसमें ही एक्सटेंशन करनी है। ठीक है जी, तो देखो इसको जरा कर देते हैं सर, ग्राउंड में पार्किंग लो। कोई दिक्कत नहीं, ये कर देंगे सर, कर देंगे। छोटा छोटा जीरो लाओ लाओ लाओ। ओम अपवित्रा हरिओम विष्णु विष्णु पुंडरीकाक्षा पनापुलियन बुद्धो बोली राजा दानवेंद्रो महाबला तीर्थमागी रक्षे मातृ मातृ मंत्र आता सत्ता संतु ओम संतु मूर्ता सत्नानाशाय बुद्धि मित्राम दिशतो पुष्णो पुष्पाभ्याम हस्तात् देवा सत्पसुति दृश्यस्नु बाहुर्याम पुष्णो पुष्पाभ्याम हस्तात् विज्ञानी ओम मंत्राता सत्ता संतु ओम संतु मूर्ता सत्नानाशाय बुद्धि मित्राम दिशतो पुष्णो हस्ताभ्याम हस्तात् देवा सत्पसुति दृश्यस्नु बाहुर्याम पुष्णो हस्ताभ्याम हस्तात् देवा सत्पसुति दृश्यस्नु बाहुर्याम पुष्णो हस्ताभ्याम हस्तात् विज्ञानी ओम मंगलम भगवान सुमंगलम मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलायते नित्यं मंदिरं नित्यं पापनाशनं आपदा हवे नित्यं आद्यो मंत्राता सकल संपूर्ण संपूर्ण मोक्ष सुनानाशाय बुद्धि मित्रनाम चित्तपुष्णोपस्ताभ्याम शास्त्रात् विज्ञानी ही ओम आद्य ओम विष्णु 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 तत्सदादि मासे आद्य वर्तमासे मासे आसनी मासे कन्या राशि थे भाषे आसनी अधिक अधिक आसनी कृष्ण पक्ष पंचाम पुण्य अपना गोत्र संप्रभाषित श्रुति पुराण प्राप्त देखा एक बार तो मानसिक क्षेत्र कृषि भवन हेतु भूमि पूजन पर्यंत शिला स्थापन पर्यंत गणपति पूर्ण ब्रह्मा विष्णु स्वास्थ्य ब्रह्म नारायण पूजन में भी द्रव्य यथा ज्ञान यथा शक्ति महम कृष्यते जोड़ा करना गणपति जी का ध्यान करना ओम समुख लंबोदश विनाश मूसको भान से शुक्लांबर्जन से जीवन कुल देता बिना स्थितता बिना स्थान देता बिना सभी हमें रखते हमें क्षमा में प्रतिष्ठा हमने शीर्षा धर के देवी लक्ष्मी लक्ष्मी आयु प्रवर्त सिर के ओम एतंते देशस्थ ब्रह्मराहुल ब्रह्मणे तीन मानो मनो दुष्टा महाजस्म ऋषित दशांतान गण गणपति नमः ब्रह्मा विष्णु स्वास्थ्य ब्रह्म गणनाय मंत्राभ्य नमः जीवदान सुवासनाम गौतम महाकाय गणपति पार्थिव देवी देवनगर कार्य प्रभाव निर्विघ्न कुरु मेदेश्वर कार्य श्रद्धा मृति सहायता गणपति नमः पुलतुषी सुषम पूर्व स्वाहा पंथ ब्रह्मा विष्णु स्वास्थ्य ब्रह्मणाय नमः यह गच्छति सिद्ध ब्रह्मा विष्णु स्वास्थ्य ब्रह्मणाय नमः यह गच्छति स गंगे च यमुने च गोदा विष्णु नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिनी च जलन घटकोटि दंतन परादुरा सतानि कुंकुम वेदंतम ब्रह्मा विष्णु स्वास्थ्य ब्रह्मणाय नमः स्नानं समर्पयामि नमः ओम ब्रह्मा विष्णु स्वास्थ्य ब्रह्मणाय नमः स्नानं समर्पयामि कुंदंतम समर्पयामि नमः गंधम समर्पयानास्तम पुष्पम समर्पयामि धूप दीन वेद कार्यकृताय पूजा सद्गुणार्थे फलताम दक्षिणां पुनराजमी समर्पयामि नमः ओम पूर्ण सा पूर्ण संकासा पूर्ण सर्वे मनोता
पूर्ण कुंभम प्रसादन सिद्धि भवे नमः। ओम पूर्ण कुंभम फूल तुलसी स्मृत से मुख्य विष्णु कंठे रसमाता मूल्य तुलसी ब्रह्म मध्य मातृगण स्मृता पुरुषोत्तम सागरा सत्य सुंदर वेदो श्याम वेदो अथर्वांग ऐसे शिखरा मानस दुर्दिक्षे का मातृदेवो पितृदेवो आचार्य देवो अतिथि देवो क्रांतकारी भानु सुशी भूमि सुतो शुक्ल शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करा ओम श्री वास्तु गुसाय नमः। यह स्नान गंधमस्ते फल ताम दक्षिणाम पुनरादि समर्पयामि नमः। गंधमस्तम पुष्पितारं कृताय पूजा सर्वज्ञाते फल ताम दक्षिणाम समर्पयामि नमः। मसाला वेरी गुड, बड़ा बढ़िया लगा। किसान भवन जो है वो बनने जा रहा है, जिसमें 1 करोड़ 60 लाख रुपया जो है वो खर्च होगा। और ये जहाँ ये किसानों को इसकी ट्रेनिंग भी यहाँ पर दी जाएगी और साथ में ठहरने की भी जो है वो साथ में व्यवस्था तो इस किसान भवन में रहेगी। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा कार्य जो है वो किसानों के हित में प्रदेश की सरकार ने किया, माननीय जयराम ठाकुर जी के सरकार ने ये किसान भवन की है। और हमने चाहेंगे कि 1 से 1.5 वर्ष के अंदर अंदर जो है वो ये काम पूरा हो जाए और हम विधिवत जो है उसका उद्घाटन करेंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार में वो माननीय मंत्री जिनके पास 4 प्रमुख विभाग हैं, उनका दायित्व है। वे पिछले 3 दिनों से चंबा जिला के प्रवास पर हैं। माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन, और ये चारों विभाग ऐसे हैं जिनका सीधा संबंध जो है वो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के साथ जुड़ा हुआ है। तो हमारा ये बड़ा ही एक सौभाग्य है कि आज माननीय श्री वीरेंद्र कंवर जी इस मौके पर, और ये मौका है, ये करीब 2.25 करोड़ की राशि से जो ई-किसान भवन निर्मित होने वाला है उसका आज इन्होंने विधिवत इनका शिलान्यास किया। हम चंबा निवासियों की ओर से, कृषि विभाग की ओर से माननीय मंत्री महोदय का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप सबकी भरपूर तालियों के साथ मंच पर माननीय उपाध्यक्ष श्री हंसराज जी और उनके साथ चंबा विधानसभा क्षेत्र, और साथ ही इस कार्यक्रम में मौजूद हैं प्रदेश भाजपा के सचिव श्री विशाल चौहान जी, उपायुक्त महोदय, अन्य सभी जो प्रबुद्ध लोग मंच पर आसीन हैं, उनका हम एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं, इनका अभिनंदन करते हैं। मैं सबसे पहले गुजारिश करना चाहूँगा कृषि विभाग के निदेशक श्री एन.के. बद्धन जी से कि वे इस अवसर पर एस.के. बद्धन जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय।
सर सामने कृषि उपनिदेशक महोदय से मेरी दोबारा गुजारिश रहेगी। सर सामने एन के प्रधान जी को सम्मानित करने की सर सामने ये हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि इस कार्यक्रम में प्रदेश सचिव सर और जब वो निदेशक थे तो माननीय विधायक महोदय के मार्गदर्शन में उनके प्रयासों से ये जो किसान भवन बनेगा इसके लिए इन्होंने फंड की व्यवस्था भी की थी। तो मैं गुजारिश करूंगा उप निदेशक महोदय से कि श्री देशराज शर्मा जी को भी इस मौके पर सम्मानित करने की कृपा। सर सामने और अब इनके बाद सम्मानित किया जाएगा हमारे जो अतिरिक्त निदेशक हैं कृषि विभाग के, श्री महाराज कृष्ण बड़ियाल जी, जो कि प्रगतिशील किसान हैं और हमेशा दूसरों को भी प्रेरित भी रहेगा कि वे पीछे जाकर अपना स्थान ग्रहण ना करें। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे इसके बाद स्वागत करने की कृपा करें। भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष श्री विनोद कुमार जी, माननीय उपाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश सरकार श्री हंसराज जी, डिप्टी कमिश्नर चंबा विवेक भाटिया जी, प्रदेश भाजपा के सचिव विशाल चौहान जी, हिमाचल प्रदेश पुलिस से डीएसपी अजय जी, चंबा मंडल के प्रभारी छोटे भाई वीरेंद्र ठाकुर जी, कृषि विभाग से रिटायर्ड डायरेक्टर श्री देशराज शर्मा जी, कृषि विभाग के डायरेक्टर श्री एन के प्रधान जी, एडिशनल कृषि डायरेक्टर धर्मशाला श्री डीआर राजू जी, कृषि बैंक के डायरेक्टर श्री देशराज शर्मा जी, जिला भाजपा महामंत्री धीरेन्द्र नरियाल जी, जिला प्रवक्ता भाजपा विनायक रैना जी, नगर परिषद के सभी पार्षद, महिला मोर्चा की अध्यक्षा श्रीमती कांता ठाकुर जी, राजपुरा प्रेस बंधु, मातृशक्ति और भाजपा के कार्यकर्ता व चंबा की समस्त जनता, मैं सबसे पहले भाजपा मंडल चंबा की ओर से आदरणीय मंत्री जी का यहाँ पधारने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मैं भाजपा मंडल चंबा की ओर से उनका तहे दिल से धन्यवाद भी करता हूँ कि उन्होंने जो अभी डिलिमिटेशन पंचायत की हुई थी, हमारे जितनी भी भौगोलिक स्थिति से डिफिकल्ट एरिया थे उन चंबा विधानसभा क्षेत्र में इन्होंने 6 नई पंचायतें बनाई हैं। इनके लिए भी भाजपा मंडल चंबा इनका तहे दिल से धन्यवाद करता है, अभिनंदन करता है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इससे पहले कि मैं संबोधन के लिए आमंत्रित, चूँकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय मंत्री महोदय ने बहुत बड़ा तोहफा चंबा जिला को भी दिया है कि काफ़ी सारी जो पंचायतें हैं वो पंचायतें अलग हुई हैं, नई पंचायतें गठित हुई हैं। तो एक बार जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए और साथ में माननीय मंत्री महोदय के लिए। और मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं ग्राम पंचायत हरिपुर के प्रधान श्री गुरुदेव जी को कि वे यहाँ आएँ और माननीय मंत्री महोदय को सम्मानित करने की कृपा करें। प्रधान ग्राम पंचायत हरिपुर, जो कि इस राजपुरा पंचायत के साथ लगती पंचायत है। और इनके बाद अभी तो आएंगे, वैसे हमारी यहाँ से हदबंदी शुरू है ना, बॉर्डर पे है ये, बॉर्डर एरिया है। श्रीमती उर्मिला, प्रधान ग्राम पंचायत राजपुरा। पहले तो चुराई था ये राजनगर, पहले राजनगर की जो अब ये इनके साथ चले गए है ना। जूनियर इंजीनियर्स हैं उनकी एसोसिएशन भी माननीय मंत्री महोदय को ये सुखा गया।
ठीक है। क्या है क्या? मंच पर आए और माननीय विधानसभा उपाध्यक्ष महोदय और माननीय विधायक श्री पवन नैयर जी को सम्मानित करें। बोलो तो मंत्री अब आए हमारे हमारी धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई। लाओ लाओ वेरी गुड। आगे तक कमीशन है। हाँ जी हाँ जी। आगे सीट चाहिए दिया समझे। बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस बनाई रखी। संबोधित करें। मैं गुजारिश करूंगा कृषि विभाग के निदेशक श्री NK प्रधान जी को कि वे यहाँ आए और अपने विचार रखें। कृषि निदेशक आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि माननीय कृषि मंत्री, ग्रामीण विकास, पशुपालन एवं मत्स्य मंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार, परम आदरणीय वीरेंद्र कंवर जी, मैं आपका इस किसान समारोह में आने के लिए बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। माननीय मंत्री जी के साथ यहाँ पधारे हुए हमारे विधानसभा उपाध्यक्ष परम आदरणीय हंसराज जी, यहाँ के स्थानीय विधायक पवन नैयर जी, अन्य पदाधिकारीगण और हमारे यहाँ के जिला के डिप्टी कमिश्नर श्री विवेक भाटिया जी, हमारे बीच यहाँ उपस्थित कृषि विभाग के भूतपूर्व निदेशक डॉक्टर देशरा शर्मा जी, हमारे कृषि विभाग के सभी अधिकारी व कर्मचारीगण और इस पंडाल में उपस्थित सभी किसान बहनों और भाइयों, मैं आप सबका यहाँ कृषि विभाग की ओर से यहाँ आने के लिए बहुत ही दिल की गहराइयों से आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि चंबा जिला की ऐतिहासिक रूप में बहुत ही ख्याति है और मेरा इस जिले से भी बहुत ही अच्छा नाता है, क्योंकि मेरा जो सेवा काल है इसी जिला से शुभारंभ हुआ था। मैंने 1985 में कृषि विभाग में अपनी सेवाएं शुरू की थी और इसी जिला में ही मेरी प्रथम नियुक्ति हुई थी। तो मैंने चंबा में, यहाँ चंबा जिला का जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहाँ काम किया। उसके बाद जो चंबा जिला का जनजातीय क्षेत्र भरमौर है वहाँ काम किया। मैंने 5 साल पूरे यहाँ काम किया था। तो मुझे इस जिला से बहुत ही लगाव है और आज कृषि निदेशक के रूप में आज मेरा पहला कार्यक्रम हो रहा है, तो मुझे बड़ी खुशी यहाँ हो रही है आप लोगों के साथ मिलकर। और जिस तादाद में आप लोग यहाँ आए हैं उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत ही धन्यवाद करता हूँ। जहाँ तक चंबा जिला की बात है, विकास की बात है, तो जैसे आज हमारे माननीय मंत्री महोदय ने जो जिस भवन का शिलान्यास किया है, इसी प्रकार से 3 और भवन हमारे हिमाचल में बनाए जा रहे हैं। 2 भवन हमारे मंडी जिले में बनाए जाएंगे और 1 भवन हमीरपुर में होगा। कुल जो है हमारे 4 भवन ऐसे बन के तैयार होंगे और इन भवनों में किसानों को पूरी जानकारी, कृषि संबंधी जानकारी, इंटरनेट कार्यक्रम सारे यहाँ आपको उपलब्ध होंगे। और साथ ही साथ आप लोगों की सेवा देने के लिए यहाँ 24 घंटे आपको अधिकारी मिलेंगे। वो उनका कार्यालय भी इसी भवन में होगा, उनका आवास भी इसी भवन में होगा। तो यहाँ बहुत सी जानकारियाँ भी आपको उपलब्ध होंगी और आपको कृषि में आप उसमें उन्नति के लिए, विकास के लिए एक बहुत ही अच्छा रास्ता जो है सुदृढ़ हुआ है। इसके साथ साथ जो किसान भाई हमारे दूर दराज क्षेत्रों से आएंगे
उनको ठहरने की व्यवस्था भी इसी ही हॉल में की गई है। ट्रेनिंग हॉल भी इसी में बनाया गया है। जैसे आज मंत्री महोदय ने कुछ सुझाव दिए हैं तो उसमें भी गौर किया जाएगा और इसमें लिफ्ट का प्रावधान भी करने की हम कोशिश करेंगे और थोड़ा इसमें एस्टिमेट बढ़ाया जाएगा तो उसमें उस तरीके से इसमें सुविधा की जा सकती है। हमारे चंबा जिला में लगभग 80,000 किसान परिवार हैं। जो हमारा 2011 का सेंसस था उसके अनुसार 70,000 किसान परिवार थे, लेकिन आज की अगर हम उसमें गणना देखें तो 80,000 के करीब जो हमारे किसान परिवार हैं और विभिन्न योजनाओं का वो लाभ उठा रहे हैं। कृषि विभाग में किसानों की सुविधा के लिए बहुत सी कल्याणकारी योजनाएं जो चालू की गई हैं, शुरू की गई हैं, उनका किसान भाई भरपूर फायदा उठा रहे हैं। समस्याएं होती हैं किसानों की, उसी हिसाब से योजनाओं का जो कार्यान्वयन किया जाता है। जैसे किसानों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, मूलभूत आवश्यकताएं जो है वो कृषि संबंधी हैं, जैसे बीज की उपलब्धता, खादों की उपलब्धता, अन्य कृषि सामग्री की उपलब्धता, उसके हिसाब से ही योजना का जो कार्यान्वयन किया जाता है और किसानों के लिए योजना चलाई जाती है। तो इसमें बीज उत्पादन भी कार्यक्रम विभाग ने कर रहा है। उसके साथ साथ बीज व अन्य सामग्री के साथ जो दूसरी जो आवश्यकता है किसान की वो है सिंचाई। उसके लिए भी विभाग बहुत सी योजनाएं जो किसानों के लिए लाया है। उसमें चाहे वो टैंक सिंचाई योजना के लिए टैंक बनाने की व्यवस्था हो, चाहे वो बहाव सिंचाई योजना की व्यवस्था हो, चाहे वो उठाव सिंचाई योजना की व्यवस्था हो और अन्य जो सुविधाएं हैं किसानों को दी जा रही है उसकी बारे में बात की जाए तो हमारा लगभग जो है पूरे साल में 10 और 12 करोड़ के बीच में यहाँ किसानों को जो है वो बजट का प्रावधान किया गया है और समय समय पर किसानों को सुविधाएं दी जा रही हैं। जहाँ तक पीएम किसान की बात की जाए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात की जाए, तो मैं देख रहा हूँ, मैंने आज आंकड़े देखे हैं कि चंबा की प्रगति जो है बहुत ज़्यादा है, अच्छी है। हमें 80,000 जो हमारे किसान परिवार हैं, वैसे तो कागजों में अगर 2011 की गणना को देखें तो उसमें के हिसाब से 70,000 किसान परिवार हैं। उसमें से 68,884 किसान जो हैं उनको जो कि पीएम किसान के लाभान्वित हो चुके हैं, उनको सम्मान निधि जो मिल गई है। और हमारी ये कोशिश है, किसान सरकार की कोशिश है कि हम इन सभी किसानों को पंजीकृत करें और पंजीकरण के बाद उनको किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो इशू करें। तो उसमें भी हमारे जो पिछले साल की अगर हम बात आंकड़ा देखें तो हमारे जो 10,000 से ऊपर किसानों को जो किसान क्रेडिट कार्ड मिल चुके हैं। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि जितने किसान पीएम किसान से जुड़े हैं उन सबको किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ा जाए। वो जो सुविधा है आप लोगों के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें जो है जैसे हम कोई ऋण बैंक से लेते हैं तो 7% से कोई ब्याज उसमें कम नहीं है, लेकिन जब किसान क्रेडिट कार्ड आप किसान इशू करा लेते हैं तो उनको 3% ही ब्याज लगता है, 3% ही ब्याज लगता है और 4% ब्याज जो है वो नाबार्ड से उनको इसकी तरफ से सहायता दी जाती है। तो मेरा सभी किसान भाइयों से ये निवेदन है कि सभी किसान भाई इस योजना से जुड़ें और अपने किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त करें। और हमने ये मुहिम भी लगाई है और पीछे हमने अपने जो हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी महोदय हैं हिमान साहब जी हैं उनसे भी बात की थी, तो एक सुझाव दिया था हमने कि हमारे जितने भी किसान हैं उनको हम जो हमारे लोग किसान भाई मशीनरी प्राप्त करते हैं, कोई सब्सिडी लेते हैं, तो हम उनको मैंडेटरी कर देंगे कि वो किसान क्रेडिट कार्ड इशू कराएं ताकि उनको सुविधा उसकी आगे मिले। तो मेरा कहने का यही तात्पर्य था कि हम किसान भाई जो हैं घरों से निकल करके, अपने खेतों से निकल करके थोड़ा अपने जो हमारे जहाँ भी कृषि बिक्री केंद्र है, हमारे कृषि कार्यालय हैं, वहाँ जा कर के सलाह मशवरा करें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम बिना सलाह मशवरा लिए ही किसी फसल की बिजाई कर देते हैं और उसमें बहुत सी समस्या आ जाती हैं। और एक बहुत बड़ी जो बात आपने आज आपने यहाँ गांठ बांध कर ले जानी है कि आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप अपना बीज खुद रखें, आप विभाग पर निर्भर ना रहें। हम एक दौर चल रहा है कि हम दास्ता की तरफ जा रहे हैं, हम बीज के लिए विभाग के ऊपर निर्भर रह रहे हैं और उससे कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि अगर आप विभाग के ऊपर निर्भर हो जाएंगे तो हमें बीज बाहर से मंगाना पड़ता है, और जो बाहर की जो राज्य हैं उनकी अपनी भूगोल की स्थिति है, एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन उनकी और है। अगर वहाँ से आप बीज लाते हैं तो वो कई बार वो हमें प्रॉब्लम हो जाती है उससे। तो इस समस्या से
निजात पाने के लिए हमें ये चाहिए कि हम अपने बीज को तैयार करें। हाँ, तीसरे साल हम जो बीज का जो है वो रिप्लेसमेंट हम आपको करने की सलाह देते हैं। हर साल बीज आपने विभाग से नहीं लेना है। 3 साल तक अपना बीज रखें, एक बार ले लें, 3 साल तक उसको रखें, उसके बाद उसको रिप्लेसमेंट के लिए हमारे पास आ सकते हैं। अब हम पूरे अगर प्रदेश स्तर की बात करें तो हमारे बीज की जो गंदम की जो बिजाई है हमारे 3,24,000 हेक्टेयर में होती है। अगर उसको मद्देनजर रख के बात करें तो हमें 3,024 क्विंटल गंदम की बीज की आवश्यकता पड़ती है। तो इतना विभाग कैसे पूरा कर सकता है आप लोगों को? तो हम 10% रिप्लेसमेंट के साथ चलते हैं और हमारा किसानों से ये सुझाव रहता है कि आप लोग उसका जो है वो अपना बीज रखें और हर 3 वर्ष के बाद उसको रिप्लेस कर सकते हैं। जहाँ तक प्राकृतिक खेती की बात है, हमारे हिमाचल सरकार का ये ध्येय है कि हमने 2022 तक सभी किसानों को इस कृषि के अंतर्गत लाना है। ये एक पद्धति है कि हमने किस तरह अपनी जो हो जैव मुक्त जो है वो कृषि पैदा करनी है, कृषि की पैदावार पैदा करनी है। तो उसके लिए एक पद्धति आपके पास सामने रखी गई है। हम किसानों को अवेयर कर रहे हैं कि आप इस पद्धति से अपना बीज जो भी फसल का उत्पादन करें उससे आपको जो है वो बिना केमिकल के, बिना रसायन के जो है वो आपको पैदावार करेंगे। उससे क्या होगा कि हमारी सेहत अच्छी रहेगी, आने वाले हमारी जो पीढ़ी है उनके लिए अच्छा रास्ता बनेगा। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान इससे जुड़े। हम किसी को वादे नहीं करेंगे, हम अवेयर करेंगे किसानों को कि ये पद्धति है, ये अच्छी पद्धति है, आप इसको अपनाएं। विभाग के लिए बल्कि एक दुविधा की बात है कि हम ये किसान को रासायनिक खेती के बारे में भी बात करते हैं और प्राकृतिक खेती के बारे में बात करते हैं। लेकिन हमारा ध्येय यही है, सरकार का ध्येय है कि हम 2022 तक इस हिमाचल प्रदेश को जैव मुक्त खेती से लाएंगे। तो उसके लिए आपके सहयोग की ज़रूरत है। उसके लिए हमारे पास खंड स्तर पर जो है अधिकारी के तैनात हैं, वो आपके समय समय पर आपकी सहायता करेंगे, आपको समय समय पर जानकारी देंगे। तो इससे हमारा ये है कि आप लोग जितने भी पहले आप अपने छोटे छोटे जो आपके घर के नज़दीक जो आपने अपनी आंगनबाड़ी बनाई होती है उससे शुरू करें और धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाएं। उसके लिए आपको गाय का प्रावधान भी है, देसी गाय आप रख सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो देसी गाय है, देसी गाय 30 एकड़, एक गाय जो 30 एकड़ को पाल सकती है। 30 एकड़ का मतलब कितना होता है? 300 कनाल। तो कितना उसमें मतलब उसमें हमने क्या करना है, अब आप ये हैरानी की बात समझेंगे आपकी, ये कैसे हो सकता है संभव। उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे अंदर जो जमीन के अंदर जो जीवाणु हैं उनकी संख्या को बढ़ाना है। इसमें सारे प्राकृतिक संसाधन इसमें इस्तेमाल होते हैं। और सबसे बड़ा काम किसका है? जो केंचुआ है, देसी केंचुआ, जिसको हम कांगड़ी में सुंगड़वा कहते हैं, आप या शायद यहाँ चंबा में वैसे कहते हैं, सुंगड़वा नाम से जानते हैं। वो देसी केंचुआ बहुत लंबा होता है, काले रंग का होता है, उसका बहुत उसका रोल है, क्योंकि उसके लिए एक प्राकृतिक इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। वो इससे नेचुरल फार्मिंग से बनता है। वो हमारी ज़मीन को भी बनाता है, हमारी ज़मीन में नमी को भी बनाए रखता है और हमारे जो नीचे ज़मीन के नीचे जो तत्व हैं उनको भी ऊपर लाता है। आपने देखा होगा कि जहाँ इस प्रकार के केंचुए होते हैं तो वहाँ ज़मीन के स्तर के बारीक बारीक मिट्टी निकली होती है। वो मिट्टी इतनी उपजाऊ होती है, उसी उपजाऊपन से जो हम आपका खेती कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग इस पर ध्यान दें और हमारे जितने कृषि अधिकारी हैं उनसे बात करें, उनसे विचार विमर्श करें और अपने आय को भी बढ़ाएं, अपने सेहत के लिए अच्छी फसल का पैदावार भी करें और देश की जो संपन्नता है उसको भी बना रखें। तो मैं ज़्यादा समय न लेता हुआ एक बार पुनः आज के अतिथियों का, विशेषकर माननीय कृषि मंत्री जी का और माननीय विधानसभा उपाध्यक्ष जी का और यहाँ स्थानीय विधायक श्री पवन नैयर जी का और आप किसान भाइयों का तहे दिल से आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। महोदय, और अपना सादर आमंत्रित करता हूँ चंबा विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक श्री पवन नैयर जी को। मंत्री आदरणीय श्री वीरेंद्र कंवर जी, हिमाचल प्रदेश विधानसभा में उपाध्यक्ष आदरणीय श्री हंसराज जी, डिप्टी कमिश्नर चंबा विवेक भाटिया जी, प्रदेश भाजपा सचिव विशाल चौहान जी,
कृषि विभाग के डायरेक्टर श्री A.N.K. बदान जी, कृषि विभाग से रिटायर्ड डायरेक्टर श्री देसराज शर्मा जी। कंवर साहब, मैं आपको ये बता दूं कि ये जो देसराज जी शर्मा जी हैं, इनकी भी इस जो किसान भवन बनने जा रहा है इसमें इनकी बड़ी भारी देन है। और एडिशनल कृषि डायरेक्टर धर्मशाला श्री D.R. राजू जी, कृषि बैंक के अध्यक्ष श्री देसराज शर्मा जी, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य श्री जसवीर नागपाल जी, जिला भाजपा महामंत्री धीरेन्द्र नरियाल जी, जिला प्रवक्ता श्री विनायक रैना जी, महिला मोर्चा की अध्यक्षा श्रीमती कांता ठाकर जी, मंडल के महामंत्री संजय महाजन जी, हमारे मंडल के उपाध्यक्ष श्री हर्ष सहगल जी, मंडल उपाध्यक्ष तीर्थ बयाल जी, जिला के उपाध्यक्ष श्री दिनेश शर्मा जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का और आदरणीय मंत्री वीरेंद्र कंवर जी का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने 1,67,00,000 से जो आज इसका हमारा शिलान्यास हुआ है किसान भवन का, ये कोई छोटी बात नहीं है। पीछे भी सरकारें रही, आप लोगों ने देखा होगा, उन्होंने पिछले 5 साल के 10-15 साल भी, मैं भी पीछे मैंने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से के ऑफिस में गया तो ये कह रहे थे कि इतना जितना पैसा अभी आया है 2-2.5 सालों में, इतना उन्होंने 15-20 सालों में भी नहीं दिया। और ये जो किसान भवन हमारे यहाँ बनने जा रहा है, इसमें ट्रेनिंग हॉल होगा, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि इसमें लिफ्ट का भी प्रावधान ये करने जा रहे हैं, और इसमें हमारे जितने बार से किसान आएंगे इसमें वहाँ पर रहने का भी प्रावधान। ये बड़ी पुरानी डिमांड थी इनकी, और आज यहाँ राजपुरा में इसकी मैं माननीय मंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद कि आज ये पूरी होने जा रही है। और मैं माननीय मंत्री जी से एक और रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पर एक सेल सेंटर बिल्डिंग, इसकी भी बड़ी ज़रूरत है, और मैं मंत्री जी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज इसको ये यहाँ से अनाउंस करें। और एक यहाँ पर पोल्ट्री हैचरी, इसका भी निर्माण बहुत दिनों से जो है इसका रुका हुआ है, इसका आपने सर 15 लाख का प्रावधान कर दिया है। ये हमने इन्होंने PWD डिपार्टमेंट को पैसा दे दिया है, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इन्होंने आपने 30 लाख का एक और इसमें प्रावधान कर दिया है, और जैसे ये 30 लाख यहाँ पहुँचेगा तो इसका हम टेंडर करके इसका भी हम काम जो है जल्दी से शुरू करें। तो मेरी आपसे सर रिक्वेस्ट है कि इसको आप आज यहाँ पर अनाउंस करें ताकि इसका भी जो काम भी जल्दी शुरू हो सके। इसके साथ ही एक और यहाँ पर चंबा में फार्मर एडवाइजरी सेंटर का भी सर काम लगा हुआ है, ये भी 25-30 लाख रुपए से इसका काम जो है लगा हुआ है, ये भी कंप्लीशन भी है इस वक्त। और एक एग्रीकल्चर बिल्डिंग की गुरदासपुर एक और बिल्डिंग बन रही है, इसका भी 70-80 लाख रुपए से काम चलो, ये भी कंप्लीशन पर है सर। जब आप अगली बार आएंगे तो इसका भी हम इसका उद्घाटन आपसे करवाएंगे सर। और जितने भी हमारे यहाँ चाहे हॉर्टिकल्चर है, चाहे वेटनरी डिपार्टमेंट है, चाहे एग्रीकल्चर, इसमें पैसे की सर आपकी तरह से कोई कमी नहीं है, और सारे काम हमारे जोर शोर से चले हुए हैं हमारे। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जैसे कल हंसराज जी ने कहा कि जितने भी हमारे चंबा जिला में जितने भी काम चले हुए, ये मेरे ख्याल एक ऐतिहासिक काम चले हुए हैं सारे। इतने आपने पहले देखो कि कोई भी काम नहीं लगे थे पहले 25-30 सालों में। मेरे ख्याल 50-60 सड़कें तो मेरे विधानसभा क्षेत्र में लगी हुई है, छोटी सड़कें तो अलग हैं। अभी आपके सामने चंबा में पार्किंग का काम चला हुआ है 25 करोड़ रुपए का। सुल्तानपुर सीवरेज स्कीम थी, कल ही मेरे को एससी साहब बता रहे थे कि जितने भी हमारी लेइंग के जितने भी टेंडर थे सारे खुल गए हैं और ये अवार्ड होने वाले हैं। कुछ हमारे कांग्रेसी भाई कह रहे थे कि ये ऐसे ही है, ये झूठ ही है, ये नहीं काम चालू होंगे, ये बड़े स्लो काम चले हुए हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊँ कि जितने भी हमारे काम हैं सारे सीवरेज का काम, सारे टेंडर हमारे खुल गए, ये अवार्ड होने वाले और काम भी चालू हो गया सारा। ये भी कोई 20 करोड़ रुपए का काम ये भी हमारा शुरू है। अभी तक कोई 100 करोड़ रुपए के जो है इसके शिलान्यास होने वाले हैं, क्योंकि ये हमारे मुख्यमंत्री, क्योंकि ये अमाउंट बड़ा है। एक हमारी सरोल सिलाघाट माणी रोड है, इसका 25 करोड़ रुपए का है। 14 करोड़ रुपए हमारी सिलाघाट सड़क का काम लगा हुआ है।
25 करोड़ का हमारा पार्किंग का है, एक हमारा 9 करोड़ रुपए का हमारा ये रिजेरा भाणिया ब्रिज का काम है, भाणिया सड़क का काम है 3-4 करोड़ रुपए का। तो ये जितने भी हमारे काम हैं ये सारे माननीय मुख्यमंत्री बहुत जल्दी चंबा का दौरा करने वाले हैं, क्योंकि मैंने बात की थी कि हम ऑनलाइन इसका शिलान्यास करते हैं, परंतु माननीय मुख्यमंत्री नहीं, मैंने चंबा जाना है, चंबा आके इनका मैं जो है शिलान्यास करूँगा। अभी मेरे ख्याल 15 तारीख को पांगी जा रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि चंबा भी आ जाए, अगर नहीं आए तो थोड़े दिनों में हम चंबा का भी जो है प्रोग्राम जो है इनका मुख्यमंत्री का चंबा प्रोग्राम बनेगा। इसके साथ ही मैंने माननीय मुख्यमंत्री से पीछे शिमला में बात की थी और चंबा ब्यूटिफिकेशन के लिए मैंने डिमांड की थी कि सर ये ऐतिहासिक हमारा जो है चुगान भी है, तो इन्होंने 25 लाख तो एक पहले दे दिए ना हमारे लिए, वो तो हमारे पास पहुंच गए, एक 25 लाख और दिए इन्होंने भी आपके सामने। तहसील के बाहर भी काम लगा हुआ ब्यूटिफिकेशन का, सरगढ़ उसके बाहर भी उसमें भी पेंटिंग का काम चला हुआ। और अब हमारे जो है जो चुगान में है जो लेटेस्ट लाइटें 1, 2, 3, 4, 5 नंबर जो चुगान है हमारे, इसमें हम लेटेस्ट लाइटें लगाएंगे। और एक और बड़ी पुरानी डिमांड थी हमारे जितने रेडी फड़ी वाले थे, आपने देखा जब भी आप चंबाते तो पुराने बस स्टैंड से लेकर हॉस्पिटल तक जो है रेडी फड़ी पूरा रेडी बाजार ही जैसे चंबा चुगान जो बन गया है। तो इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि इसका 3.5 करोड़ रुपये का जो एस्टिमेट सैंक्शन हो गया है। और इसके मैंने एक्शन पीडब्ल्यूडी जी से मेरी बात हुई थी, इन्होंने कहा मैं 8-10 दिन में इसके टेंडर लगा दूंगा। इसमें हमारी 200 दुकानें बनने जा रही हैं, जितनी भी रेडी फड़ी वाले हैं इनको हम वहाँ से उठा के उनको दुकानें प्रोवाइड कर दो और एक पैसा नहीं लेंगे इनसे, सारे पैसे जो हिमाचल प्रदेश सरकार देगी इसके, सिर्फ इनको जो किराया और बिजली का बिल देना पड़े, बाकी जितने भी पैसे सारे जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3.5 करोड़ रुपये दे दिए है। 200 दुकानें नीचे बनेगी, 200 दुकानें हम इसके ऊपर बनाने जा रहे हैं और जितने हमारे कोई बेरोजगार युवक होगी हम ये 200 जो ऊपर दुकानें बनेगी हम उनको देंगे सारी दुकानें। खिजार रोड का आपके सामने काम लगा हुआ है, 15 करोड़ के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास किया था। और ये जो जब रोड बन जाएगी तब आपने देखना है, हिस्टोरिकल रोड होगी। और ये खिजार तो टूरिस्ट प्लेस है, इन्होंने 50-60 साल कांग्रेस पार्टियां राज किया और आज तक ये रोड नहीं बना सके, ना ये मुलुड़ा सड़क बना सके, जहाँ हमारी सुनैना रानी जी ने उसमें बलिदान दिया था। बड़े बड़े मंत्री रहे यहाँ पर, कांग्रेस टाइम तो 3-3 मंत्री रहे चंबा से, तब भी इन्होंने सड़क नहीं बनाई है। और आज देख लो सड़क का काम यहाँ पर लगा हुआ, सारी चारों तरफ सड़कों का जाल पीछा हुआ पूरा। और मैं जितने भी हमारे यहाँ पर प्रधान उप प्रधान वगैरह जितने भी आए हुए हैं, मेरे उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि 2-3 महीने के बाद अब पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं, सारे मिलजुल कर आपस में बैठ के जो है अच्छे आदमी को लाने चाहिए, क्योंकि बाद में पछताना पड़ता है। तो मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आपस में बैठ के ताकि 2-2 आदमी मारे खड़े ना हो, और ताकि इस पंचायत में हमारा सारे प्रधान उप प्रधान बीडीसी मेंबर जिला परिषद सारे जीत के आए हमारे। मैं माननीय जितने हमारे भाजपा के कार्यकर्ता हैं मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि कोविड-19 के अंदर जिस तरह इन्होंने काम किया और जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश थे, सबने जी जान से, चाहे वो महिला मोर्चा थी, चाहे हमारा युवा मोर्चे थे, चाहे हमारे मंडल के लोग थे, और अभी भी हमारे जो हमारे मंडल के 3 स्टोर हमने खोले, अभी भी वहाँ पर राशन पड़ा हुआ है। तो मैं हमारे जितने भी कर्मठ कार्यकर्ता हैं इनको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। मुख्यमंत्री रिलीफ फंड हो चाहे प्रधानमंत्री रिलीफ फंड हो, इन्होंने भी इसमें खुल के दान दिया है, और इसके लिए मैं जितने हमारे भाजपा के कार्यकर्ता हैं उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ। और मेरी उनसे पूरी उम्मीद है कि गांव में गांव जा के ये जो है हमारे जितने हमारी सरकार के काम हैं उनको लोगों तक पहुँचाएँ। जिस तरह से हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और हिमाचल प्रदेश सरकार काम कर रही है, मुझे पूरा विश्वास है कि 2022 में फिर ये सरकार रिपीट करेगी, क्योंकि ये पूरे हिंदुस्तान में पहली ऐसी एक सरकार है आदरणीय जयराम ठाकुर जी की कि जिन्होंने आपको गैस सिलेंडर फ्री दिए, गृहिणी सुविधा योजना के तहत सिलेंडर वैसे फ्री दिए आप लोगों को, और बाकी जितनी भी स्कीमें अपनाई इन्होंने, इतनी स्कीमें कि बोलते थे 1 घंटा लग जाना यहाँ, सब गरीब लोगों के लिए इन्होंने ये स्कीमें बनाई हुई हैं। और
मुझे पूरा विश्वास है। और जिस तरह आप लोगों ने हमारे लोकसभा में भी आप लोगों ने साथ दिया, चंबा से हमारी 28,500 की लीड है हमारी। और हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा एक क्षेत्र है जहाँ 68 विधानसभा है और 68 की 68 विधानसभा से लीड आई। ये पहली बार, ये भी एक रिकॉर्ड है। जितनी विधानसभा थी हमारी, उसमें हर एक विधानसभा क्षेत्र में लीड में, ये भी हमारे क्रेडिट जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हो जाता है। और मैं आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे जितने भी एमएलए, चाहे हमारे आदरणीय हंसराज जी हैं, चाहे हमारे से छोटे हैं, ये हमारे छोटे भाई की तरह, परंतु ये आज सब लोग मंत्री का रैंक है इनके पास। और हम जितने भी सब मिलजुल के जो काम कर रहे हैं। पहले जितने भी एमएलए होते हैं, आपने देखा पिछली बार कांग्रेस टाइम में ये आपस में लड़ते रहे। इस बार आपने देखा कि कोई ऐसी बात, सारे मिलजुल के काम कर रहे हैं। कल से जितने भी अभी हम बात कर रहे थे कि इसके बाद भी हम बैठ के पूरी चंबा की प्लानिंग करेंगे, हंसराज जी कह रहे थे। और जितने हमारे कोई पेंडिंग काम है, क्योंकि हमारे ये मंत्री रैंक के हमारे जो है ये हमारे विधायक हैं, तो हम हमें मुझे विश्वास है कि ये चंबा की डेवलपमेंट में हम सारे लोग जितने एमएलए इकट्ठे होकर काम करेंगे। इसके साथ ही मैं एक बार फिर मंत्री महोदय आदरणीय श्री देवेंद्र कंवर जी का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मैं आपको ये बता दूं कि ये ऐसे मंत्री 4 बार हो गए इनको लगातार जीतते हुए, आज तक नहीं आ रही है। मेरे को कल ही रात को ही पता लगा कि इन्होंने, मैं चौथी बार है मैं लगातार जीत के आ रहा हूँ। और ये ऐसे मंत्री कि मैं तो जब विधान सेक्रेटरी में इनके पास जाता हूँ, मेरे साथ तो जो लोग भी होते हैं बोलते हैं ऐसे मंत्री हमारे आज तक नहीं देखे। बड़े प्यार से बैठाते हैं, चाय चू पिला के, और कोई काम भी है। आपने देखा नहीं, जितने भी हमारे चंबा में जितने भी पैसे आए आज तक नहीं आए। और इन्होंने कहा पैसे की कोई कमी नहीं है। अभी मैंने जो यहाँ पर इनको लिखाई कि ये जो चीज़ें हैं अनाउंसमेंट के लिए अभी आपके सामने करेंगे, पैसे की कोई कमी नहीं है इन्होंने कहा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे भी ये इस तरह चंबा पर आशीर्वाद रखेंगे। और दोबारा फिर और ये चंबा का तीसरा दौरा है। पहले तो मंत्री को यहाँ पर आते नहीं थे पहले, और ये पहली सरकार होने की, मेरे ख्याल कोई मंत्री था जो चंबा नहीं आए। हर एक मंत्री चंबा आए हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये कहा है कि जितने मंत्री हैं वो अपने विधानसभा क्षेत्र को छोड़ के बाकी विधानसभा के चक्कर लगाए, ताकि ये हमारे वर्करों की जो है समस्याएं सुन सके। मेरे को 30 से फ़ोन आया था मंत्री जी का कि मैंने वर्करों की मीटिंग भी लेनी है। और कल शाम को 6 बजे हमारी सर्किट हाउस में वर्करों की मीटिंग हुई और इन्होंने सारी समस्याएं सुनी। तो ऐसे ऐसे जो हमारे मंत्री हैं, मैं एक बार फिर देवेंद्र कंवर जी का अपनी ओर से, चंबा विधानसभा क्षेत्र की ओर से, चंबा आने पर इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे भी इस तरह ही चंबा पर आशीर्वाद रखेंगे। जय चंबा, जय हिमाचल। के बाद हम सबके साथ अपने बहुमूल्य विचार साझा करेंगे माननीय विधानसभा उपाध्यक्ष श्री हंसराज जी। आज के इस अति महत्वपूर्ण कार्य में आज सबसे ज़्यादा विभाग हैं, जो कि बड़ी फैली हुई पंचायत है हमारी राजपुरा। मैं माननीय मंत्री जी का इसीलिए धन्यवाद कर रहा हूं कि ये मेरी कंस्टिट्यूंसी का द्वार है, मतलब पहला गांव जो पड़ता है, या कंस्टिट्यूंसी की जो शुरुआत है वो वही जो है वो हमने सुदृढ़ किया है। और यहाँ पर हमारा जो एक प्रवेश द्वार है जो पीडब्ल्यूडी बना रही है, जिसका टेंडर हमने कर दिया है, डलहौजी और चुराह इस तरफ से शुरू होंगे और स्वागत जो है वो भड़ो पंचायत हमारी करेगी। मैं माननीय मंत्री जी का विशेष तौर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने चंबा और चुराह में लगभग 17 पंचायतें जो है वो नई बना करके दी हैं। 6 मेरे ख्याल में चंबा में है और 11 जो है वो चुराह में बनी है। मैं भाई वीरेंद्र कंवर जी का बहुत बहुत आभार करता हूँ। इनके साथ ही हमारे सदर के विधायक सम्माननीय मेरे गुरु समान मेरे पिताजी से भी 1 साल बड़े हैं, इसीलिए अगर ये छोटा भाई नहीं अगर बेटा भी कह देते तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होना था, क्योंकि हम तो सीख ही रहे हैं। इसलिए भाई नैयर साहब का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे भी बुलाया, और साथ ही प्रदेश के हमारे सचिव और पूर्व में रहे युवा मोर्चा के सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष भाई साहब भी हमारे साथ यहाँ मौजूद है। मैं इनका भी स्वागत करता हूँ चंबा में। और साथ ही साथ सौभाग्य की बात ये है कि इस कार्यक्रम में जिनका कार्यक्रम है डिप्टी डायरेक्टर साहब ना डायरेक्टर साहब यहाँ पर आए हुए हैं,
मैं इनका भी बहुत स्वागत करता हूँ, उनकी पूरी टीम का करता हूँ। हमारे डीसी साहब यहीं पे हैं और अन्य आला अधिकारी भी यहाँ पर हैं और माइक ने हिलना शुरू कर दिया है, रोक लिया मैंने। तो ये जितने भी सारे हमारे अधिकारी हैं, मैं इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है। और साथ ही साथ मीडिया से जुड़े हुए लोग, मंडल के अध्यक्ष और इनकी सारी टीम, मैं भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष, बूथ पालक, बीएलए, संगठन के सभी प्रमुख लोग और विभिन्न विभागों से आए हुए विभागाध्यक्ष, पीडब्ल्यूडी, आईपीएच, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और सभी जितने जो रह गए वो भी। और साथ ही साथ जो मैं देख रहा हूँ, जो पूरे जिला से किसान आए हुए हैं, चाहे मैं भटियात से अपने प्रधान साहब को देख रहा हूँ जिन्होंने ट्राउट 2 बार खिलाई, हमें 3 बार खिलाई जरियाल साहब के घर में। और साथ ही साथ जो है वो मैं चुरा से देख रहा हूँ, सलूनी से बंदे देख रहा हूँ और हमारे प्रॉपर सदर चंबा के भी लोग हैं। मैं इस कार्यक्रम में आए हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कृषि संबंधित जितना भी बोलना है वो माननीय मंत्री जी बोलेंगे। मैं तो सिर्फ पवन नैयर जी की बातों पर मोहर लगाऊंगा कि जब से माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी ने इस प्रदेश की बागडोर संभाली है, हिमाचल प्रदेश ने हर क्षेत्र में नई उड़ान भरी है। उसमें आपने देखा होगा कि हमने जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था, रोहतांग टनल जो अटल जी के नाम से, जिसका हमने पीछे ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने विधिवत उसका उद्घाटन किया है, उसके साथ साथ ही हमने कोशिश की है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस टाइम एक योजना चलाई थी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उसको फेज़ 1, फेज़ 2, इसमें आपने देखा होगा, आप चंबा से चलते हैं, आप चाहे आप तीसा की तरफ जाते हैं या ब्रह्मौर की तरफ जाते हैं या आप डलहौजी की तरफ जाते हैं, तो जितने ब्लाइंड कर्व थे या रोड की वाइडनिंग का काम था वो आप देख रहे हैं वो हो रहा है। तो जो माननीय वाजपेयी साहब ने एक विज़न रखा था, जो उन्होंने कहा था कि अगर गांव को आगे ले जाना है या गांव में विकास करना है तो उसके लिए सड़क का पहुंचना बहुत ज़रूरी है, जिसको आगे चल करके माननीय धूमल जी ने उस टाइम आगे बढ़ाया। और आज माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी इस प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में, जैसा कि पवन नैयर जी कह रहे थे कि 60 सड़कें तो इनके विधानसभा क्षेत्र में बड़ी चलेंगी और जो छोटी सड़कें हैं उनका तो अंत ही कोई नहीं है। और दूसरा, हम भी यहाँ चुरा विधानसभा क्षेत्र जो कभी राजनगर हुआ करता था, हम लोग बरौर आगे तक आते थे, लेकिन बाद में जब डिलिमिटेशन हुआ तो आज जैसे हमारा ये प्रवेश द्वार हुआ है, तो यहाँ से लेकर के अगर हम लास्ट हमारा जो जहाँ से मैं हूँ बैरागढ़ की तरफ देखें तो लगभग 126-27 सड़कों का काम 100 वो हमने भी चलाया। वो माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी के आशीर्वाद से, माननीय मंत्री वीरेंद्र कंवर जी के आशीर्वाद से, एक कन्वर्जेंस का जो सब्जेक्ट है वो अगर इस हिमाचल में लॉन्च किया है तो उसका सारा का सारा श्रेय जो है वो माननीय मंत्री वीरेंद्र कंवर जी को जाता है। छोटी सड़क, बड़ी सड़क, एम्बुलेंस रोड और कोई पक्का पाथ या कोई बड़ा भवन, छोटा भवन ये बन करके तैयार होना है तो वो हम पहले बजट के लिए दुहाई दिया करते थे, वो अब हम मनरेगा और उसके साथ जैसे बैकवर्ड एरिया सब प्लान है, एसडीपी है या अन्य बजट है, 14 फाइनेंस है, अब नाउ 15 फाइनेंस भी जो है वो लागू हो चुका है, उसमें भी हम प्रावधान कर रहे हैं। तो बोलने का मतलब ये है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में हम बहुत अच्छे गए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ज़बरदस्त किया है। इस कोविड के दौर में, कोरोना के दौर में आपने देखा होगा, हमने ऑनलाइन क्लासेस का प्रावधान करवाया और सरकारी स्कूलों में तैनात टीचरों को, डिप्टी डायरेक्टर साहब शायद यहाँ पर होंगे एजुकेशन, हमने उनकी मीटिंग ली और कहा कि जहाँ गांव में अगर हमारा कोई टीचर सोशल डिस्टेंसिंग में अपने बच्चों को पढ़ाई करवा सकता है पूरे ज़िले में तो आपको ये लागू करना चाहिए। और ब्रह्मौर से, भटियात से, हर जगह से फीडबैक आई कि बहुत सारे टीचरों ने ये इनिशिएटिव लिया है। जहाँ पर इंटरनेट की सुविधा नहीं है वहाँ पर हमने स्कूलिंग जो है वो ऐसे सोशल डिस्टेंसिंग या कहीं बाहर नुक्कड़ में बैठ करके या चौराहे पर बैठ करके इस तरह की शिक्षा देने का भी काम किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। जिस वजह से हम एस्पिरेशनल हैं, मतलब जिसके लिए हमें बैकवर्ड का तमगा लगा हुआ होता था,
चाहे वो शिक्षा थी चाहे हेल्थ, 2 पैरामीटर्स में हम लोग पीछे थे जिला चंबा में। हेल्थ के लिहाज से मैं बधाई देना चाहता हूं चंबा के सभी लोगों को। जिस मेडिकल कॉलेज की कल्पना हमने बहुत साल पहले की थी, उसकी बिल्डिंग का काम आपके सामने यहाँ सरौल, जहाँ कभी भेड़ू फार्म हुआ करती थी, वहाँ शुरू हो चुका है। और आने वाले समय में बहुत बढ़िया जो है एक हॉस्पिटल बनकर के, मेडिकल कॉलेज बनकर के तैयार होगा। और जो सुविधाएं हमें टांडा, आईजीएमसी, पीजीआई, सीएमसी और अलग जगह जाकर के मिलती थी, वो आपको घर द्वार मिलनी शुरू हो जाएगी। इस तरह के काम हमारी सरकार कर रही है। और मैं आप लोगों से ये भी आग्रह करना चाहूँगा कि जिस तरह से हमारी सरकार ने जनहित में, जिस तरह से माननीय पवन नैयर जी ने कहा कि कोविड के दौरान चाहे वो 6 महीने का राशन फ्री ऑफ कॉस्ट, पहले फेज में हमने 3 महीने का दिया, 6-6 हज़ार किसान जो हमारी सम्मान निधि थी वो हमने उनके अकाउंट्स में डाले। और हमने कोशिश की कि इस कोरोना के समय में हमारे लोग जो है वो प्रभावित ना हो। और चंबा जो एस्पिरेशनल जिला है, जिसको कभी बैकवर्ड कहा जाता था, उसमें विशेष तौर से हमने मीटिंगें की, जिसमें डीसी चंबा ने जो है वो हमारा बहुत सहयोग किया, इनकी पूरी टीम ने बहुत सहयोग किया। हमने बराबर जो है वो हर मंथ जो है वो इसका फीडबैक मार्च 23 के बाद से लेना शुरू कर दिया था। और अभी भी हम लोग लगे हुए हैं। थोड़ा चंबा हॉस्पिटल में थोड़ा गड़बड़ हमें महसूस हो रही थी, जिसमें माननीय विधायक जी ने भी सुझाव दिया और माननीय मंत्री जी ने हमें निर्देश दिए हैं, 1-2 दिन में हम वो भी बैठक कर लेंगे। और कोविड का बहाना करके अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी, जैसे हमने आजकल देखा है अधिकारी कर्मचारियों में ट्रेंड देखा है, या कुछ हमारे लोगों में भी हमने ट्रेंड देखा कि अगर कहीं नहीं जाना है, किसी मीटिंग को नहीं अटेंड करना है, तो बहाना कर दो जी फलाना बंदा वहाँ गया था, वो पॉजिटिव आया है और मैं उसके संपर्क में आया था, मैंने चाय पी थी, उस वजह से जो है वो मैं आइसोलेशन में चला गया हूँ। ये नया ट्रेंड शुरू हो गया है। इस ट्रेंड को हम खत्म कर देंगे। अब हम नहीं चले हुए हैं। हमारे साथ जो सुरेंद्र शौरी जी, हालांकि हमारे सबके कोविड के टेस्ट हुए थे, जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे उस दिन माननीय शौरी जी का टेस्ट हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी का हुआ, हमारी सारी कैबिनेट का हुआ, हम सब का हुआ। और बड़ा दर्द देने वाला टेस्ट था, क्योंकि ग्लव्स अंदर से डालते हैं, बंदा बाहर होता है, तो इस तरह की भी हमने पनिशमेंट सही। और वो टेस्ट भी करवाया, उसके बाद अगर पॉजिटिव आ गया तो कांग्रेस क्या कहती है, आज अखबारों में आप पढ़ रहे हो, मुकेश अग्निहोत्री जी अपना जो उनका हरोली, जहाँ से वो आते हैं हरोली से, वहाँ जो है वो एक नाबालिग जो है वो नशा जो है वो करते हुए या जो उसकी तस्करी है वो पकड़ी जाती है। और नशे का कारोबार जो शुरू किया था वो हरोली, जो पंजाब के साथ लगता है, वो वहाँ पर भाषण नहीं देते, वहाँ पर नहीं पकड़वाते। जब वो खुद मिनिस्टर थे तब वहाँ पर चाहे वो रेत माफिया था, भू माफिया था, नशा माफिया था, ये सारे के सारे उन्होंने वहाँ पर जो है वो अपनी सरकार के दौरान, जब कांग्रेस की सरकार इस हिमाचल प्रदेश में चल रही थी, वीरभद्र सिंह जी जब चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, आपने देखा होगा बरमौरी जी कैसे चलते थे। यहाँ पर हारे हुए नकारे हुए लोगों को ले जा करके चुराह विधानसभा क्षेत्र चले गए और चंबा में आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि इनको जो है वो उसके नाम पर जो है वो इस्तीफा दे देना चाहिए। तो मैं आज उनसे ये पूछना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हम लोग करेंगे, कि जिस व्यक्ति को या जिनको चंबा में 5 में से 4 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं और एक तरह से लगातार जीती हैं। मैं दूसरी बार विधायक बना हूं, तो जब हम अपोजिशन में भी थे तो 5 में से 3 थे, अभी 4 हैं। और एक सीट जो डलहौजी की भी हमारी रही है वो छोटे से मार्जिन से रह गई थी, 5-100 से, थोड़ी सी गलती हो गई लोगों से। और अब जो है वो हमने निर्णय किया हुआ है कि माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी के नेतृत्व में सरकार रिपीट होगी और चंबा जो है वो 5 की 5 सीटें देगा, तभी हमारा आपका सबका भला होगा। जो इस तरह की मल्टी स्टोरी अब बिल्डिंग बन रही है यहाँ पर, अब देखो हम लोग बड़े सुस्त होते हैं, थोड़ा गर्मी का भी असर है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। मेरे ऊपर तो छतरी रखी है, आपके ऊपर भी टेंट रखा हुआ है, नहीं रखा हुआ है और ठीक रखा है, क्योंकि मैं ठंडे इलाके से आता हूँ और नैयर साहब बड़े गर्म तबीयत के हैं और गर्मी में रहते हैं। तो मैं आप लोगों से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ, हम ना भाषण को सत्संग की तरह ना सुने। जैसे मैंने कई बार देखा है कि कोई खड़ा हुआ और हम भाषण सुनने के लिए ऐसे मुंह उठा करके ऐसे ऐसे बैठ जाते हैं और जो बोलते हैं वो सिर के ऊपर से चला जाता है।
देखो एक चीज ये तय कर लो, अभी मुख्य प्रधानमंत्री आवास योजना चली, अपनी पंचायतों पे भी नजर रखो ना जी। लोग कहते हैं कि तुमने क्या किया, हम बताते हैं क्या किया हमने। मुख्यमंत्री आवास योजना चली, बाकी कंस्टिट्यूंसियों का पता नहीं, लगभग 2000 घर, मतलब 2000 घर, 2000, कभी एक घर देना बड़ा बामुश्किल होता था। 2000 घर हमने हमारी 47 पंचायतों में बांट दिए, सिर्फ प्रधानमंत्री आवास में। मुख्यमंत्री आवास तो अलग है, जो SC/CP का पैसा आता है, जो SC/STs के लिए आता है वो अलग है, गृहिणी सुविधा में वो अलग है। आपको जो है वो आयुष्मान भारत में, चाहे वो हिमकेयर है, उसमें जो पैसा मिलता है 5-5 लाख का जो हेल्थ कवर मिलता है, जो IGMC में जाते हैं ना, कई बार हमें मिलते हैं, IGMC से मेरा बड़ा वास्ता रहा पीछे, तो हम देखते थे वहाँ पर MS या प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि कार्ड बना है तुम्हारा, तो तुम्हारा जो चाहे वो बड़ी बीमारी भी है, कैंसर की भी है, या किसी को अल्सर हुआ, ट्यूमर हुआ है, या किसी को कुछ भी हुआ है, तो गरीब से गरीब बंदे को भी हम जो है वो 5 लाख तक का ये उसको हेल्थ कवर दे रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज कर रहे हैं। ये कौन सरकारें करती थी? अब तो हमारी लाइफ ही फ्री हो गई है, इससे ही हम निठल्ले हो गए ज़्यादातर। तो मैं कई बार ये भी कह देता हूँ। तो इसीलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि पुरानी सरकारों का कंपैरिजन करके देखो। आज़ादी के 74 सालों में 66 साल लगभग कांग्रेस ने शासन किया और सबसे बड़ा भट्टा बिठाया है तो कांग्रेस ने बिठाया है। दिल्ली में आप देख लीजिए, अगर आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिल्ली की सत्ता में काबिज नहीं होते तो मैं ये बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि चाइना भी अंदर आया हुआ होता, पाकिस्तान भी अंदर आया हुआ होता, और कोविड के दौरान जो नुकसान हुआ होता उसकी भरपाई ये हिंदुस्तान कर ही नहीं सकता था। इसके साथ हम लोग, आप लोग एग्री करेंगे। दुनिया भी सोच रही थी कि कोविड के दौरान क्या करना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि लॉकडाउन कर दो, नहीं तो कर्फ्यू लगा दो, और माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी 4 कदम और एडवांस निकले थे। लोग जब लॉकडाउन की तरफ जा रहे थे, हम लोगों ने कर्फ्यू लगा दिया था। उसका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, मुंडी भी हिलाओ थोड़ी सी, हाँ ना करो, यही तो कमी रह जाती है हम लोगों में। प्रधान साहब आप ही कहते हैं। और इसीलिए देखो, जो सच है सच को सच बोलना चाहिए। हमने काम किया है लगातार। जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी ने इस प्रदेश की बागडोर संभाली, देखो कांग्रेस ने क्या किया था, मुलाजिमों के साथ ज्यादा अन्याय था। कोई मुलाजिम जो है वो 50 साल से नीचे जो है वो एक्सपायर कर जाता था तो उसके औलाद को हार्नेस केस में वो अप्लाई ही नहीं कर सकता था, चाहे 50 के ऊपर चाहे 1 महीना हुआ हो, चाहे 1 दिन हुआ, चाहे 2 दिन। माननीय मुख्यमंत्री जी उसको रिड्यूस किया और कहा कि कोई 58 साल का भी अगर रिटायर कल होने वाला अगर आज वो मर जाता है तो उसके जो वैलिड जो आगे अप्लाई करने वाले हैं हार्नेस केस में या करुणा मूलक आधार पर, उनको जो है वो अप्लाई करने का पूरा अधिकार होगा, उनको जॉब मिलेगी। फिर हमने जो पेंशन का फार्मूला है उसको बदला। लोग कहते थे वृद्धावस्था पेंशन जो हमने 80 का क्राइटेरिया रखा था उसको घटा करके 70 पे ले आए हम लोग। तो हम लोग शुरू से, जिस दिन से माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी ने इस प्रदेश की बागडोर संभाली है, हमने लोगों से जुड़े हुए मुद्दों को और लोगों को रिलीफ देने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, हमने बराबर उसमें संघर्ष किया है और उसमें कामयाब हुए हैं। इस 3.25 साल के कार्यकाल में हमने कोई विधानसभा क्षेत्र में, चुरा का ही उदाहरण देता हूँ, हमारे चुरा विधानसभा क्षेत्र में कोई डिवीजन नहीं होता था। ऊपर के ब्लॉक में तो कोई ITI नहीं होती थी। एक टाइम में सिर्फ एक ही डॉक्टर हुआ करता था, आज 16 डॉक्टर है, 2 स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, IPH का डिवीजन वहीं पे है, PWD का डिवीजन वहीं पे है। और अगर 100 रुपये का चालान हमें कटाना पड़ता था तो 100 किलोमीटर तीसा से चल करके चंबा आना पड़ता था। उस तरह का सब जज कोर्ट भी हमने जो है वो तीसा में माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी ने दिया है। तो जिस तीसा को हम 35 अति पिछड़े ब्लॉक्स में हिंदुस्तान में जिसकी कल्पना की जाती थी, उसको हम आगे लेकर के गए हैं। तो जो हमारी भारतीय जनता पार्टी का मूल ध्येय है कि अंत्योदय की भावना से काम करना, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करना और परम वैभव की स्थिति में इस राष्ट्र को ले जाना, ये सारी चीजें जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे विश्व गुरु बन करके, आज कोविड में आपने देखा होगा माननीय प्रधानमंत्री जी की डायरेक्शन को पूरे विश्व ने फॉलो किया। और उसके साथ साथ जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो मॉडल था ये कोविड के दौरान भी, उसको सभी स्टेटों ने जो है वो अडॉप्ट किया। और हम ये बड़े दावे के साथ कह सकते हैं जो माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी ने किया है
वो शायद ही किसी चीफ मिनिस्टर और किसी प्रधानमंत्री जी ने किया होगा। आज के दिन हम बहुत बधाई देना चाहेंगे माननीय मंत्री वीरेंद्र कंवर जी को कि आपने, मैं इनके साथ पिछले 4 दिनों से लगातार साथ चल रहा हूं। हम मनाली से साथ चले थे, वाया लाहौल स्पीति पांगी से होते हुए, बैराज चुराह से होते हुए आज चंबा पहुंचे हैं, पिछले कल चंबा पहुंचे हैं। आप इनके वर्किंग का स्टाइल इस बात से ही अंदाज़ा लगा लेंगे, जब इन्होंने लाहौल स्पीति में शाम को 7 बजे पहुंचते ही कहा कि हम सुबह जो है वो बैठक करना चाहेंगे, तो अधिकारियों ने सोचा शायद 9-10 बजे जैसे अमूमन बैठकें होती हैं वैसे होती होंगी। तो इन्होंने कहा पांगी भी हमने जाना है, और मैंने कहा भाई साहब अगर हम 7 बजे कर ले, तो इन्होंने कहा मैं तो पहले ही यही बोल रहा था कि 7 बजे जो है वो हम जो वहाँ का कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ पर जाएंगे और सभी अधिकारी कर्मचारियों की बैठक लेंगे। और मैं बहुत हैरान था, मैं सुबह 6:30 बजे अपनी तरफ से 6 बजे बिल्कुल तैयार होने की स्थिति में था, पर भाई साहब तैयार होकर के बिल्कुल लॉन में आ गए थे। इन्होंने कहा हम लेट हो रहे हैं, और हम जब तक 7 बजने को अभी 12 मिनट थे तब हम फार्म हाउस उसके कृषि विज्ञान केंद्र में थे। ऐसा ही इन्होंने पांगी में किया, ऐसा ही चुराह में हमने लगभग 14 घंटे लगातार कार्यक्रम किए। 14 घंटे, इतना कोई मिनिस्टर नहीं करता। ये तो मैं पहली बार अनुभव कर रहा हूँ। इसलिए मैं बधाई देना चाहूँगा माननीय मंत्री भाई वीरेंद्र कंवर जी को, और मैं बधाई देना चाहूँगा चंबा की जनता को जिन्होंने इस बार पवन नैयर जी को विधानसभा में भेजा। मैं कोई ये मुंह पे इसलिए नहीं कह रहा हूँ, इनकी एक खासियत बड़ी शानदार है। जैसे इन्होंने भाषण के अंत में नहीं कहा कि कुछ दे के जाएंगे, ये स्टाइल है जो इनका इस स्टाइल में देखो इन्होंने विधानसभा में क्या किया हुआ है। पिछली बार जो विधायक हुआ करते थे वो भी हमारे अपने थे, माननीय बीके चौहान साहब, वो ऑपोजिशन का वक्त था, लेकिन मैं सत्ता के वक्त में आप लोगों को सच में बधाई देता हूं। ऐसा विधायक आपको पहली बार मिला है, शायद सदर का विधायक, जिसने जब पार्किंग की समस्या इन्होंने जिस दिन रखी थी, और सीवरेज का, और ये माता सुनैना का, और जो कहा कि भाई चंबा में हम एंटर हों तो उस पेरीफेरी में 15 किलोमीटर तक कम से कम ये लगना चाहिए कि हम शहर में जो है वो एंटर कर रहे हैं। मैं बधाई देना चाहूँगा आप लोगों को कि आपने एक बहुत ज़बरदस्त सही चुनाव किया है यहाँ की जनता ने, और आज चंबा विधानसभा क्षेत्र सच में एक मॉडल विधानसभा क्षेत्र के रूप में जो है वो बाहर आकर के निकला है। और मैं ये भी बधाई देना चाहूँगा कि आने वाले, जब तक पवन नैयर साहब नहीं चाहेंगे तब तक दूसरा बंदा चंबा में चुनाव जीत भी नहीं सकता, ये भी सच्चाई है। इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आपके नेतृत्व ने सच में हमारा काम भी सुखद कर दिया है। अब मैंने रोज रोज चुराह से थोड़ी आना चंबा में मीटिंग करने के लिए, लेकिन आपके रहने से हमारी लगभग सारी समस्याएं यहाँ पर सॉल्व हो जाती हैं। ऐसा हमारे सारे विधायक करने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन मैं सच में आपको बधाई देता हूँ, चाहे पंचायतें अलग करने का विषय था, माननीय वीरेंद्र कंवर जी के पीछे पड़े रहे, माननीय मुख्यमंत्री जी पीछे जब ये ब्रिज का काम था, अब इन्होंने एक विषय वो परेल ब्रिज वाला उठाया था कि जी काम बड़ा स्लो हो रहा है, उसको रफ्तार पकड़ानी चाहिए। हमारा पॉलिटेक्निकल में ये चीज़ नहीं है, वो मुझे कई विषय तो याद नहीं रहे। तो विधानसभा जब मैं चलाता हूँ तो हमें फिर बड़ा अच्छा अनुभव होता है कि हमारा कोई विधायक खड़ा हो रहा है और चंबा जिले की बात कर रहा है। इसके लिए मैं सच में चंबा वासियों को, चंबा के हमारे जो विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं, आप सब लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। बाकी विषय माननीय मंत्री जी रखेंगे। हमारे भाषण तो ऐसे ही लगातार जो है वो चले रहते हैं, लोग भूल जाते हैं, जरा बस ये कमजोरी रह जाती है। आवेश में हम लोग कई बार सुन लेते हैं, नारे लगवाने लगा देते हैं, और कई बार फिर जब पूछते हैं कि माननीय मंत्री या विधायक ने क्या कहा था, तो कहते हैं सारे बोल रहे थे, पता नहीं मिंजो नहीं लगा पता। ये बाई गॉड ही बोलते हैं जी, भाई मिंजो नहीं लगा पता। मैं तो देखो मैं सुने तो था वाड़ी, मैं सुनी थी गल, पर मिंजो नहीं लगा पता क्या क्या बोले। देखो ये पता जरूर रखना होंगे, नहीं तो विसरी जाते। कांग्रेस ही बड़े ठग ठग होंगे, जियां बड़ी चोर बाजारी करते, और इन्हेरा रोज का कम होंगे, जियां सच्चाई बिछाए, जियां 66 साल लोगों जो ठगते रहे ना जी, तो इन्होंने जरूर कोशिश करनी कि असं ठगते रहन। क्या बोलते हैं भाई प्रधान साहब, इनके गद्दी भाई भी अड़ी ना। तो इसीलिए मेरा सबसे निवेदन है कि हम लोग ये प्रण लें, जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, कि हमने कांग्रेस मुक्त जो सपना था माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिसमें हम बहुत हद तक कामयाब भी हुए हैं, चंबा जिला जो है वो
एस्पिरेशनल से एक एडवांस जिला बने, इसके लिए हमने इकट्ठे होकर के प्रयास करना है। ऐसा प्रण हम सब लोग करेंगे और अंत में भारत माता की जय सब लोग बोलेंगे। जिनकी दौरा वो कहीं का नहीं है, जो अपने माँ बाप का, अपने पड़ोसी का, अपने रिश्ते नाते का, भाई भाईचारे का, इस देश का, इस राष्ट्र का नहीं है तो वो कुछ नहीं है। ये सच्चाई है। देखो, जीवन और मृत्यु उसके हाथ में है। 10 दिन 11 दिन मतलब इस तरह से ही कस्टम्स रिचुअल्स निभाए जाते हैं। और जिस दिन व्यक्ति चाहे जितना बड़ा भी क्यों ना हो, और जिस दिन मर जाता है तो बंदे अपने ही परिवार के कहते हैं कि भाई जल्दी जल्दी संस्कार कराओ, नहीं कहीं इसमें गंद ना पड़ जाए। ऐसा ही करते हैं ना सब लोग। और रिश्ते नातों को बार बार फोन करते हैं कि तुम जल्दी क्यों नहीं पहुंच रहे हो। इसीलिए जीवित आत्मा, नहीं तो ऐसे जी करके भी हम लोगों ने क्या लिया। अंत में भारत माता की जय इस तरह से हो कि भाई हम में भारत माता जीवित है। और जिस भगत सिंह जैसे 23 साल के देशभक्तों ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी जैसे लोगों ने इस देश के लिए जो कुर्बानियां दी हैं वो जाया नहीं गई हैं। मैं ये इसीलिए आप लोगों से आग्रह कर रहा हूं। और जो मंच पे अपने आप को बहुत ज़्यादा वो अब हमारी तरह वीवीआईपी माने हुए हैं, वो लोग भी नारा जोर से भरेंगे, क्योंकि हम भी इसी राष्ट्र इसी मिट्टी में हैं। ये मुझे आप लोगों से निवेदन करना है। किसी को बुरा लगा हो तो लगता रहे। भारत माता की। देखो, इतने सारे लोग हैं सोशल डिस्टेंसिंग में बैठे हुए, और मुंह पे जो लगाया हुआ है, इसकी वजह से हवा तो रुक नहीं रही है। और जो नारा लगता है वो दिल से लगता है, दिल से, जिसका दिल होता है। और मुझे लगता है जो लोग बैठे हुए हैं इधर से तो आवाज ही नहीं आई। मैं देख रहा हूँ उधर भी जो लोग बैठे हुए हैं। भारत माता की वंदे वंदे। हाँ, इधर से ही आवाज आई। जय हिंद, जय हिमाचल, जय चंबा। थैंक यू। हमारे भारतीय जनता पार्टी के बड़े ही वरिष्ठ अपने चंबा विधानसभा क्षेत्र से माननीय विधायक बड़े भाई पवन नैयर जी, हमारे डिप्टी कमिश्नर चंबा श्री विवेक भाटिया जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रदेश युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सचिव आदरणीय श्री विशाल चौहान जी, हमारे कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश के निदेशक डॉक्टर बद्दान जी और इनके साथ सभी अधिकारीगण, हमारे जिला के विभिन्न विभागों से आए हुए सभी हमारे अधिकारी और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिला के महामंत्री श्री वीरेंद्र ठाकुर जी, हमारे यहाँ पर मंच पर मंडल के अध्यक्ष महामंत्री और समस्त पदाधिकारी, हमारे विभिन्न पंचायतों से, हमारे स्थानीय पंचायत और विभिन्न पंचायतों से आए हुए हमारे प्रधान साहिबान, बीडीसी मेंबर्स और जिला पार्षद, और यहाँ पर आज इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाई और बहनों, आदरणीय बुजुर्गों, सबसे पहले तो मैं अपने पवन नैयर जी को और इनकी सारी टीम को और इस क्षेत्र के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि ये जो किसान भवन जिसका भूमि पूजन जो है वो आज किया गया, जहां जैसे डायरेक्टर साहब ने भी कहा कि जहां प्रदेश के अंदर ये चौथा कृषि अपना किसान भवन बन रहा है, जहां करीब करीब 90 लाख रुपए की लागत से बाकी कृषि अपना किसान भवन बन रहे हैं, लेकिन ये जो किसान भवन है ये 1,67,00,000 की लागत से जो है वो बनेगा और इसमें वो सारे प्रावधान कर दिए जाएंगे जिससे किसानों को लाभ मिले। एक ही छत के नीचे हम सारी जानकारियां जो है वो किसानों को जो है वो उपलब्ध करवाएंगे। हिमाचल प्रदेश
जहाँ 90% लोग जो है वो गांवों में रहते हैं और करीब 73-72% से ज़्यादा हम सबकी छोटी छोटी जो है वो हम छोटे छोटे किसान हैं। अगर आकलन करते हैं हमारी जो लैंड होल्डिंग है कम है तो 2.5 से 3 बीघा जो है वो प्रति परिवार जो है वो हमारी लैंड होल्डिंग पूरे प्रदेश के अंदर है। हम बड़े ज़्यादा किसान नहीं हैं, लेकिन हमारी हिमाचल की आर्थिकी में आज़ादी के बाद जो था वो 50% हिस्सा जो था वो हमारी इस हमारी किसान उत्पादन जो हम करते थे, उत्पाद जो करते थे हम उससे जो था वो पैदा करते थे। अगर हम गांव के अंदर अगर हम देखें हिमाचल प्रदेश के अंदर तो जो किसान था तो किसान का काम भी जो खेती बाड़ी करता था, साथ में पशुपालन भी करता था और फिशरी का काम भी करता था। और विशेषकर चंबा जिला के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ का जो किसान था और जो किसान है वो भेड़ पालक और बकरी पालक ज़्यादातर जो है वो हम उस नाम से जो था उसको जानते थे। लेकिन आज़ादी के बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो है वो इस कृषि जगत में आया। हमने कहा कि हमको हरी क्रांति करनी है और जो किसान जिस तरह से खेती करता था हमने उसको वहाँ से हटा दिया। हमने ज़्यादा फसल के चक्कर में हम विदेशी बीज लेकर के आ गए। हम ज़्यादा फसल के चक्कर में हम खाद और कीटनाशक भी जो है वो विदेशी यहाँ से लेकर के जहर जो है वो विदेशी ला करके जो है वो यहाँ पर आए और उससे जो है वो फसल तो बढ़ी, लेकिन उसके दुष्परिणाम जो है वो हम आज फसल में जो है वो देख रहे हैं। आज जो हम अगर ये जो कीटनाशक हैं उनका इतना ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, हिमाचल प्रदेश के अंदर भी मैं विभाग से जानकारी ले रहा था कि जितना पूरे देश के अंदर कीटनाशक का प्रयोग होता है उससे 1% ज़्यादा जो है वो कीटनाशक का प्रयोग जो है वो हिमाचल प्रदेश की जनता करती है। और आज जिसके कारण जहाँ खेती में जो हमको अनाज मिलता है, हमको जो सब्जियाँ मिलती है, जो हमें खेत जो है वो बागवानी से जो हमें फ्रूट मिलता है, उसमें जो है वो आज जहर का प्रतिशत जो है वो ज़्यादा है। और उसी तरह से हमने सफ़ेद क्रांति के चक्कर में जो दूध हम ले रहे हैं, हमने अपनी जो यहाँ पर गाय माता थी जिसको हम माँ का दर्जा देते थे, जब उसको इस करके हमारे ऋषियों मुनियों ने उसको माँ कहा था कि गाय का जो देसी गाय है उसके गोबर में इतनी क्षमता होती थी, उर्वरक क्षमता होती थी उसके गोबर में, जहाँ हम खेती में डालते थे तो इतने मित्र कीट वहाँ पैदा होते थे जिससे हमें दूसरी खाद की जरूरत नहीं पड़ती थी। उसका जो दूध था वो हमारे लिए अमृत के तुल्य जो था वो माना जाता था। अगर माँ के दूध के बाद कोई दूसरा दूध अगर मानव के लिए उपयुक्त बताया गया था तो वो गाय का दूध था। और गाय का जो पंचगव्य था वो हमारे लिए हमारी चिकित्सा पद्धति का एक आधार था। बहुत सारी बीमारियों का इलाज जो था वो हम गाय के गोबर से करते थे। हमें याद है कि एक बार हम खेलते खेलते हाथ में बिच्छू बूटी लग गई तो हमारी दादी उसने तुरंत जो है वो गाय का गोबर लेकर के आई और हमारा पूरे शरीर में लेप दिया और उससे जो था वो बिच्छू बूटी का प्रभाव जो था वो उसका ख़त्म हो गया। यानी कि वो हमारे लिए एक चिकित्सा पद्धति थी। लेकिन ये जो हमारा विदेशीकरण हुआ इससे हमारी गौ भी, हमने गौ की जगह जो है वो जर्सी और हॉस्टन जो है वो यहाँ पर लेकर के आए। मैं बड़े विस्तार से इस बारे में नहीं जानना चाहता, लेकिन वो जो गाय है वो हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। और आज जहाँ विदेशों ने ये सिद्ध कर दिया कि उस ये जो जर्सी गाय है, ये हॉस्टन है, इसका जो दूध है वो इम्यूनिटी नहीं बढ़ाता है शरीर के अंदर, लेकिन देसी गाय का दूध ही इम्यूनिटी बनाता है। और इस करके बाहर के विदेशों से वहाँ से वैज्ञानिक आए
और भारतीय मूल की जो गाय है उसको वहाँ पर 24 नस्लें थी, उनको यहाँ से लेकर गई है। आज ब्राज़ील के अंदर जो हमारी साहिवाल है, गिर है, आज वहाँ पर गिर उसका नाम रखा है इंडो गिर। और जो इंडो गिर है वो अब वहाँ पर यहाँ पर हमारे 8 लीटर दूध देती है, लेकिन वहाँ पर 80 लीटर दूध देती है। उन्होंने उसे वैज्ञानिक तरीके से जो है उसका संवर्धन किया, लेकिन हमने जो है वो यहाँ पर जो विदेशी को जो है वो यहाँ पर अपनाया। आज जहाँ हमारा ये सरकार बनने के बाद हमारा ये पहला प्रयास है, हमने कहा कि हम फिर से हम प्राकृतिक खेती की ओर जाएंगे। सुभाष पालेकर द्वारा बताई गई खेती हम वो हिमाचल प्रदेश के अंदर शुरू करेंगे, और इस करके पहले ही बजट में हमने 25 करोड़ रुपए जो है वो इसमें प्रावधान किया। हमने कहा गाय बचेगी, गौ माता बचेगी तो खेती बचेगी, और हमने कहा कि खेती को बचाने के लिए गौ माता का संरक्षण जरूरी है। और आज हम गौ का संरक्षण करने के लिए सरकार वचनबद्ध है, तो गाय अपना खेती को भी बचाने के लिए कि हम अपनी आने वाली पुश्तों को हम जहर नहीं परोस सकते। हम हिमाचल प्रदेश के अंदर प्राकृतिक सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती को यहाँ से शुरू किया, और सुभाष पालेकर की जो खेती है वो एक गाय से जो है, जैसे डायरेक्टर साहब कह रहे थे कि मैं कह सकता हूँ कि पूरे गांव की खेती की जा सकती है। उसके अंदर इतनी, उसके गोबर के अंदर इतनी उर्वरक क्षमता है, जहाँ हमने पहले वर्ष हमें बड़े सकारात्मक जो है वो सुझाव मिले, जहाँ पर हमें बहुत अच्छे लाभ जो है वो सकारात्मक इस खेती से मिले। और इस बार भी हमने ये तय किया है कि हम 1 लाख नए किसान जो है वो इस प्राकृतिक खेती के साथ जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर जुड़ेंगे, और 2022 तक जो है वो हम पूरे प्रदेश के अंदर प्राकृतिक खेती की ओर जो है वो किसानों को ले जाएंगे। उससे क्या होगा, उससे जो है वो किसानों का जो पेस्टिसाइड के ऊपर खर्च करते हैं, उससे जो है जो जितना खाद के ऊपर हम खर्च करते हैं, उससे क्या होगा कि जितना जहर हम उसमें परोसते हैं हम उनसे जो है वो बचेंगे। वहाँ किसान को खेती भी जो है वो सस्ती पड़ेगी, किसान का खेती के ऊपर लागत जो है वो कम होगा, उसको जो है वो जो वहाँ से जो फसलें तैयार होगी, जो फल फूल सब्जियाँ वहाँ पर तैयार होगी, उससे जो है वो उसकी आय जो है वो उसको बढ़ोतरी जो है वो होगी। यानी किसान की आय को हमको दुगना करना है, ये नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है। और इसके लिए हमने कहा है कि मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस विभाग के साथ जोड़ा है, और हमने ये नीतिगत फैसला लिया है। पहला फैसला है कि हम प्राकृतिक खेती को आधार मान करके चलेंगे। दूसरा हमारा फैसला है कि हम किसानों को जो हम परंपरागत फसलें लेते हैं हम उनसे हटा करके हम किसान को जो है वो पूरी तरह से कैश क्रॉप की तरफ जो है वो ले जाएंगे। जहां हमको ज़्यादा लाभ मिलेगा उसमें जो है वो हम ज़्यादा काम करेंगे। आज मैं लाहौल स्पीति जहाँ से मैं टूर करके आ रहा हूँ, आज से अगर हम 10 साल पहले वहाँ पर देखते थे तो वहाँ का किसान जौ की फसल करता था और आलू की फसल करता था, लेकिन आज उस किसान ने जहाँ जौ की फसल को कम किया है, वहीं उन्होंने मटर की फसल को, आलू की फसल को और ब्रोकली, गोभी, बंद गोभी और फूल गोभी की फसल उसको जो है वो प्राथमिकता दी है। और आज उससे किसान की आय कई गुना जो है वो उसमें बढ़ावा मिला है। और जहां उसको सबसे बड़ा नुकसान होता था रोहतांग पास के कारण, कि वहां पर जो वहां का रोहतांग पास था, अगर वहां पर जाम लग जाता था, बर्फ पड़ जाती थी, रास्ता बंद हो जाता था, तो उनकी फसलें जो थी वो खराब हो जाती थी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा तोहफा जो है वो अटल टनल के रूप में दिया है। अब उनको जो है वो और ज़्यादा लाभ जो है वो होने वाला है। उन्होंने एक क्रॉप में एक डाइवर्सिफिकेशन जो है वो लेकर के आए हैं। तो हमने कहा कि हम किसान जो है वो किसानों की आय को दुगना करने के लिए हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन यानी कि फसलों में हम परिवर्तन लेकर के आएंगे, और जिससे किसान को जो है वो ज़्यादा लाभ हो। और तीसरा हमने ये फैसला लिया है कि हमारी लैंड होल्डिंग बहुत कम है। लैंड होल्डिंग कम होने के कारण हमें किसान को ज़्यादा लाभ नहीं होता। अगर हम फसलें लगाते हैं
तो फसल लगाने से हमें मात्र अगर फसल जो है वो प्राकृतिक कारण से अगर खराब हो जाती है तो किसान को नुकसान हो जाता है, पूरा साल जो है उसको नुकसान रहता है। हमने कहा कि जैसे हमारे बुजुर्ग काम करते थे और वो काम करते थे कि कुछ फसल बोते थे, कुछ भेड़ पालन करते थे, बकरी पालन करते थे, कुछ पोल्ट्री का हमें मुर्गी पालन भी हम करते थे। अगर किसान को कभी पैसे की ज़रूरत पड़ जाती थी, कोई घर में अस्वस्थ हो जाता था या घर में कोई ऐसा कार्यक्रम आ जाता था, रिश्तेदारी में कोई ऐसा सुख दुख में कोई ऐसा कार्यक्रम आ जाता था और पैसे की आवश्यकता होती थी, तो किसान के पास उस टाइम एटीएम नहीं होता था। किसान का एटीएम जो होता था उसका मवेशी होता था, वो बकरी बेच करके अपनी आवश्यकता को जो था वो पूरी करता था, अपनी पोल्ट्री को बेच करके अपनी आवश्यकता को पूरी करता था। तो हमने कहा ये जो 2.5-3 हमारी बीघा हमारी जमीन है, हम यहाँ किसान को कैश क्रॉप की तरफ ले जाएंगे। अगर किसान जो है वो बागवानी की तरफ जाना चाहेगा तो हम उसको बागवानी की तरफ लेकर के जाएंगे। साथ में हम उसे इंटीग्रेटेड रूप में बकरी पालन या मधुमक्खी पालन भी जो है वो उससे करवाएंगे, ताकि कम से कम जो है वो उसको 2-2.5 लाख रुपए की इनकम जो है वो इस किसान को जो है वो वार्षिक होनी चाहिए। ये फैसला जो है वो हमारी सरकार ने और विभाग ने जो है वो लिया है। अब इसलिए एक नई योजना जो है वो लेकर के आ रहे हैं। आज बहुत सारे विभाग हैं, अलग अलग दिशा में अलग अलग काम कर रहे हैं। आज हम इरिगेशन का काम अगर देखते हैं तो IPH विभाग भी कर रहा है, एग्रीकल्चर भी कर रहा है, हॉर्टिकल्चर्स भी कर रहा है, और इसी के साथ साथ कोई IDP प्रोजेक्ट आ रहा है वो भी काम कर रहा है। हम मनरेगा के माध्यम से 14वें-15वें वित्तियों के माध्यम से हम ये भी काम जो है वो हम कर रहे हैं। लेकिन अलग अलग क्यों करें? हमने कहा कि हम इंटीग्रेटेड रूप से जो है वो इन योजना को जो है वो लागू करें। अगर जहाँ पर पानी की व्यवस्था होती है वहाँ पर हमारा एग्रीकल्चर भी चलेगा, कृषि विभाग ही काम करेगा, बागवानी भी करेगा, अगर वहाँ पर फिशरी डिपार्टमेंट भी करेगा, पशुपालन भी करेगा। और ऐसे हम क्लस्टर्स में कुछ मॉडल्स तैयार करें जहाँ पर किसान की आय में जो है वो बढ़ोतरी हो। हम उसको जो है वो इनकम कार्ड के साथ जो है उस किसान को जोड़ेंगे, ताकि उसकी आय में जितनी बढ़ोतरी होती है वो दूसरे किसान के लिए जो है वो रोल मॉडल जो है वो बने। मैं यहाँ पर कल चर्चा हो रही थी कुछ लोगों के साथ, कुछ किसानों के साथ, विड्याल जी आपके बीच में यहाँ बैठे हैं। मैंने उनसे ये कहा है, मैंने कहा कि यहाँ पर चंबा में उतना ज़्यादा पोटेंशियल है हमारा, चाहे पशुपालन है, चाहे वो कृषि विभाग है, चाहे वो हॉर्टिकल्चर्स है। यहाँ का जो तकरीबन जलवायु जो है वो हमारा पांगी और लाहौल से जो है वो मिलता जुलता है। कुछ ही थोड़ा एरिया है जिसका कांगड़ा के साथ मिलता जुलता है। अगर वो लाहौल का किसान मटर उगा सकता है, वहाँ पर ब्रोकली हो सकती है, वहाँ पर पांगी का किसान मटर सेब उगा सकता है, ब्रोकली उगा सकता है, तो फिर चंबा का किसान क्यों नहीं उगा सकता है? हमको इस और जो है वो सोचना है और इस और जो है वो आगे बढ़ना है। और इसके लिए मैंने ये कहा है कि जहाँ मेरे पास ग्रामीण विकास विभाग की जिम्मेदारी भी मेरे पास है, और हमने एक नीतिगत फैसला जो है मनरेगा, 14वें वित्त आयोग, भारत स्वच्छ भारत मिशन, इनकी ये सारे जो योजनाएं थी उनको जो है वो मिला करके मिश्रित करके जो है वो सम्मिलित करके जो है वो हम एक रास्ते पर जब चलाना शुरू किया तो बहुत अच्छे जो है वो परिणाम आए। आज मैंने कहा कि जहाँ कृषि विभाग, वहाँ पर बागवानी विभाग, हमारा पशुपालन और मत्स्य पालन, और हम सब मिलकर के ग्रामीण विकास विभाग हम कुछ गांव के क्लस्टर जो है वो तैयार करेंगे। जैसे यहाँ पर जिला चंबा के अंदर हमने कहा है कि हम विभिन्न योजनाओं को मिला करके 1 साल 4 काम, यानी कि काम तो पंचायत में बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन वो दिखते नहीं है। हमने कहा कि वो 4 बड़े काम दिखने चाहिए। मैंने अभी सवेरे में मीटिंग ले रहा था तो मेरे को प्रसन्नता हो रही थी कि जो 4 काम इस योजना के तहत हमने शुरू किए हैं, बहुत अच्छे काम जो है वो गांव के अंदर दिखने शुरू हुए, उसके बहुत अच्छे परिणाम जो है वो दिखने शुरू हुए हैं। और मैंने कहा कि इसको गंभीरता के साथ जो है वो हम लागू करेंगे। हम लागू नहीं करेंगे उसको समय समय के ऊपर जो है वो हमारे माननीय विधायक भी जो है उस चीज़ को जो है वो रिव्यू करेंगे। लेकिन इसके साथ हम आगे भी बढ़ेंगे। हमने कहा कि अगर यहाँ पर ठंडा पानी यहाँ पर है,
यहाँ पर कोल्ड वाटर है और कोल्ड वाटर के अंदर जो है यहाँ मछली उत्पादन होता है और विशेष से ट्राउट का उत्पादन होता है। मैं पत्नीकुल में गया, एक फार्मर के पास मैंने उसको पूछा कि आपके ये कितने बीघा के अंदर आपका फार्म है। उसने कहा कि 2-2.5 बीघा के करीब, 2.5 बीघा के करीब मेरा ये फार्म है। मैंने उनसे पूछा कि एक जो आपने रेसवे बनाया हुआ जो मछली के पानी के लिए जो जिसमें मछली डाली है, ट्राउट डाला है, तो उसमें कितनी आपको आय होती है? उसने कहा कि 2.5 लाख से 3 लाख। मैंने कहा ये जो पूरा आपका यूनिट है इसमें कितने आपको इनकम हो जाती है? कहता है ये अच्छा सीजन लग जाए तो मैं 1 करोड़ तक जो है वो कमा लेता हूँ। अगर अच्छा सीजन नहीं लगता है तो कम से कम 60-70 लाख तो मैं कमा ही लेता हूँ। अगर आज कुल्लू का किसान, मनाली का किसान, जहाँ पानी बहता है, ठंडा पानी है, वहाँ की फ्रेश वाटर के अंदर ट्राउट मछली का 1 करोड़ कमा सकता है। आज हमारा पानी बह करके, हमारी पहाड़ियों से, हमारी प्राकृतिक रूप से पानी बह करके नदियों से होता हुआ पंजाब और पाकिस्तान जा रहा है। क्या हम उसका लाभ नहीं उठा सकते? क्या यहाँ का किसान, यहाँ का नौजवान इस और नहीं आ सकता है? हमने कहा है कि मनरेगा से हम उसके लिए ट्राउट रेसवे बना करके देंगे। 60% जो है वो सीड और फीड के ऊपर जो है वो उस किसान को सब्सिडी देंगे। वो किसान अगर इसको जो है वो अपना वो है आजीविका का साधन जो है वो अपनाता है। हमने कहा कि अगर किसान बागवानी करना चाहता है, वो सेब का जो है वो बगीचा लगाना चाहता है, आड़ू का लगाना चाहता है, पलम का लगाना चाहता है, नींबू का लगाना चाहता है, हम जो है वो बागवानी विभाग के साथ मिल करके हम उसकी ज़मीन तक पानी भी पहुंचाएंगे, पानी के लिए टैंक भी लगाएंगे, ड्रिप इरिगेशन भी करेंगे, हम उसकी फेंसिंग भी करेंगे, हम फ्री में जो है उसको नौजवान को जो है वो बगीचा लगा करके जो है वो हिमाचल प्रदेश की सरकार, जयराम ठाकुर जी की सरकार उसको देगी। ये हमने जो है वो तय किया है। हमने कहा है कि किसान अगर पशुपालन की तरफ आगे आना चाहता है, अगर वो गरीब है, गरीबी रेखा से नीचे है, तो हम 95% अनुदान उसको बकरी पालन में देंगे। और अगर उसके पास बकरी रखने के लिए उसके पास शेड नहीं है तो मनरेगा के माध्यम से हम शेड भी बना करके देंगे। हम भेड़ पालक को भी ये सुविधा देंगे। आज हम वी कीपिंग में भी अगर वो मधुमक्खी पालन करना चाहता है तो हम उसको ट्रेनिंग भी देंगे। हमने कहा कि हम उसको ट्रेनिंग भी देंगे और 80% अनुदान के ऊपर जो है वो हम मधुमक्खी के बक्से भी जो है वो उसको देंगे। हमने कहा कि अगर फिर भी कोई ऐसा है जिसके पास लैंड होल्डिंग नहीं है लेकिन वो अच्छा काम करना चाहता है, कोई बहन है वो अच्छी कढ़ाई करना चाहती है, हमने मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना हमने प्रदेश के अंदर शुरू की है और जिसमें हम कहा कि जो सिखाएगा, चंबा रुमाल का जो यहाँ पर हमने शुरू किया है, ट्रेनिंग देने का काम शुरू किया है। और एक मास्टर ट्रेनर जिसको हम 5 स्टूडेंट देंगे, जहाँ सीखने वाले को 3000 रुपये देंगे और सिखाने वाले को 1500 रुपये महीने का देंगे। ये योजना जो है वो यहाँ पर लागू की गई है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यहाँ कर पत्थर की तराशगी में, कार्विंग में, लकड़ी की कार्विंग में, मेटल की कार्विंग में, ये ट्रेड जो है वो हमने ब्लॉक के माध्यम से जो है वो शुरू करके रखे हैं। और जब वो सीख जाएगा, अपना काम पूरा कर लेगा, 1 साल की ट्रेनिंग पूरी कर लेगा, उसको काम अपना शुरू करने के लिए हम हिमाचल प्रदेश की सरकार उसको अपना काम शुरू करने के लिए 30,000 रुपये की सहायता जो है वो करेगी। ये निर्णय जो है वो हमने जो है वो गांव गरीब किसान के लिए जो है वो लिए। ये सारे निर्णय जो है वो हमारी सरकार ने लिए। आज मुझे ये बात भी कहनी है कि आज हिमाचल प्रदेश की सरकार जहां किसानों की चिंता कर रही है, आज जहां पूरे देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा चिंतन किया है। और वो चिंतन क्या है? ये जो कोरोना जैसी वैश्विक महामारी आई, जिसके कारण एक समाज के अंदर बड़ा परिवर्तन आया है। पहले हमको लगता था कि गांव हमारी, ये जो गांव है ये हमारे लिए उतने ठीक नहीं है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुविधाएं होती हैं, यहाँ सड़क नहीं होती, पीने का पानी नहीं होता, गांव का जो अंदर जो है वो अच्छा हॉस्पिटल नहीं होता। उनको रोल मॉडल उनके लिए शहर लगता था।
कोई थोड़ा 10वीं +2 कर जाता था, शहर में नौकरी के लिए चला जाता था, शहर में सेटल हो जाता था। लेकिन जब कोरोना शुरू हुआ तो सारे शहर छोड़ करके फिर से गांव भागने लगे। अब वो गांव के अंदर आ गए, उन्हें लगा कि जो गांव जो हमारी जन्मभूमि है, अब रूखा सूखा खा करके शेष जीवन हम यहीं बताएंगे। और वो एक बहुत बड़ा पलायन जो है वो गांव के अंदर हुआ है। हमारे अंदर सबसे बड़ी चिंता है, सबसे बड़ी चुनौती इस देश के अंदर है कि गांव के अंदर हमको रोजगार देना है। और हमने बड़े एक बिटर एक्सपीरियंस इस समय में लिए। जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो ये वैज्ञानिकों ने ये कहा कि हमको मास्क लगा करके बाहर जाना है, हमको जो है वो सैनिटाइजर का प्रयोग करना है, हमको जो है वो हॉस्पिटल के अंदर वेंटिलेटर की आवश्यकता है। डॉक्टर्स ने कहा कि ये बीमारी इतनी घातक है कि इसके कारण हमको वेंटिलेटर की आवश्यकता है, हमें टेस्टिंग किट की आवश्यकता है। भाई और बहनों, ये जब मोदी जी ने देखा तो ये सारी चीज़ें भारतवर्ष के अंदर बहुत कम बनती थी। हमें ये बाकी इससे जो है वो चाइना से जो है वो हम उसको इंपोर्ट करते थे। लेकिन मोदी जी ने आह्वान किया और लोगों को कहा कि मास्क नहीं, आप गमछा लगा करके चलो, आप सैनिटाइजर नहीं, आप हाथ साबुन के साथ धोइए। और उन्होंने छोटे छोटे उद्योगपतियों को बुलाया, उन्होंने कहा क्या हम पीपी किट्स नहीं बना सकते, क्या हम मास्क नहीं तैयार कर सकते, क्या हम सैनिटाइजर नहीं तैयार कर सकते। और उन्होंने उनको सबको लाइसेंस इशू किया और इस काम में लगा दिया। मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे ग्रामीण विकास विभाग, महिला मंडलों ने, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने और भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने, वो आगे आई। बहुत सारी हमारी प्रधान, लेडीज प्रधान, उन्होंने जो है वो अपने आप मास्क तैयार करके उसका जो है वो लोगों के बीच में बांटा, जनता के बीच में बांटा। और यहाँ तक कि हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप ने पीपी किट्स और सैनिटाइजर भी जो है वो तैयार करके जो है वो दिया। और आज हम ऐसी स्थिति में पहुँचे हैं, आज हम ऐसी स्थिति में पहुँचे कि जहाँ हम अपनी आवश्यकता को पूरा कर रहा है ये सारा देश, वहीं आज हम ये सारी चीज़ें जो है वो एक्सपोर्ट करने की स्थिति में जो है वो भारतवर्ष पहुँचा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमको अब और लंबे समय तक किसी के ऊपर जो है वो हाथ नहीं फैलाने हैं, हमको इस देश को आत्मनिर्भर भारत बनाना है। और इस करके कि गांव के अंदर स्वरोजगार के साधन खड़े, गांव का नौजवान जो है वो बाहर जो बड़े बड़े शहरों की तरफ ना भागे। आज उन्होंने आत्मनिर्भर पैकेज जो है वही आज इस देश को दिया है, जिसमें 20 लाख करोड़ रुपए जो है वो खर्च होगा। और उस 20 लाख करोड़ के अंदर हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर हमारे ये जितना भी कृषि विभाग में, पशुपालन में, मत्स्य पालन में, बागवानी में जितना भी हमारे आधारभूत ढांचा हमको है यहाँ पर है, वो हमको खड़ा करना है। अगर चंबा का यहाँ पर किसान जो है वो सेब उत्पादन करता है, आलू उत्पादन करता है, तो यहाँ पर जहाँ उसके जो है वो आलू उत्पादन के समूह बनाना, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बनाना, एक ऑर्गेनाइजेशंस के रूप में किसानों को एक संस्था के रूप में उसको रजिस्टर्ड करना। और उस संस्था को ये अधिकार दिया गया है, उसको 10 लाख रुपए की सहायता जो है वो सरकार देगी कि वो अपना सारा सिस्टम बनाए, अपना ऑफिस बनाए, अपना उसको रजिस्टर्ड करवाए। और फिर अगर उस आलू का बायो प्रोडक्ट बनाने के लिए कि अगर वो आलू जो है वो उसका चिप्स बनाने के लिए अगर वो संस्था, किसानों का जो संगठन है, अगर वो जो संस्था है अगर उसकी चिप्स बनाने के लिए काम करती है और उसको फैक्ट्री लगानी है, तो 2 करोड़ रुपए लोन की जो है वो उसमें व्यवस्था जो है वो उस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए की है। और फिर उसके लिए 7% जो है वो इंटरेस्ट में सब्सिडी देने की बात जो है वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है। इस करके पूरे प्रदेश के अंदर ऐसी 13 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हम आने वाले समय में बना रहे हैं। उन्होंने नारा दिया है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, यानी कि जो कांगड़ा में कौन सी चीज़ होती है, लाल चावल होता है, तो कांगड़ा में लाल चावल के ऊपर आधारित उद्योग जो है वो वहाँ पर लगाया जाए।
अगर ऊना के अंदर आलू ज़्यादा होता है तो ऊना के अंदर आलू के ऊपर ऐसा किसानों का संगठन बना करके उसका बायो प्रोडक्ट का बनाने के लिए जो है वो वहाँ पर उस पर आधारित उद्योग लगेगा। उसी तरह हमीरपुर में अगर हल्दी ज़्यादा होती है तो वहाँ पर किसानों को जो है वो कैश क्रॉप के लिए हल्दी को जो है वो प्रमोट किया जाए। इस तरह की एक आधारभूत व्यवस्था जो है वो करने के लिए आज केंद्र ने हिमाचल प्रदेश को ये कहा है कि आप 1200 करोड़ रुपए के ऐसे जो है वो प्रोजेक्ट बना करके लाइए। केंद्र जो है उसको उदार दिल के साथ जो है उसकी सहायता करेगा। आज ऐसी नई चीज़ जो है वो करने के लिए आज पूरा ध्यान जो है वो आज केंद्र का और प्रदेश सरकार का जो है वो आज हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की ओर है। हम गांव को आदर्श गांव बनाना चाहते हैं। हम गांव का जो यहाँ हिमाचल प्रदेश के जो प्रोडक्ट हैं, यहाँ प्राकृतिक रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि चंबा है, लाहौल है, पांगी है, किन्नौर है, ये अन्य जिलों की अपेक्षा कम पेस्टिसाइड्स का प्रयोग करते हैं। और मैंने विभाग को कहा है कि जल्दी से जल्दी हम इन जिलों को जो है वो प्राकृतिक खेती के दायरे में लेकर के आएंगे कि जहाँ पर हम कोई भी जहर जो है कीटनाशक के रूप में जो है उसका प्रयोग नहीं करेंगे, हम रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं करेंगे, हम गौ के ऊपर आधारित खेती करेंगे, किसानों की आय को बढ़ाएंगे, किसानों को आगे बढ़ाएंगे। ये निर्णय जो है वो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने लिए हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें आपका पूरा सहयोग मिलेगा। मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे आदरणीय यहाँ पर विधानसभा में माननीय उपाध्यक्ष जी हैं। आज इन्होंने मैंने पिछले कल इनके वहाँ पर तीसा विधानसभा अपना चुराव विधानसभा क्षेत्र में था परसों से, और इन्होंने जो काम वहाँ पर शुरू किया है जहाँ गाँव को सड़क के साथ जोड़ना इनकी प्राथमिकता है। साथ में इन्होंने कहा कि ये 2 वर्ष पूरा प्रयास करेंगे कि ऐसे नौजवानों के संगठन खड़े करके और किसानों को जो है उन नौजवानों को जो है जहाँ एग्रीकल्चर के साथ हॉर्टिकल्चर, फिशरी और पशुपालन के साथ जोड़ेंगे और ये मॉडल के जो है क्लस्टर जो है वो तैयार करेंगे। और यही आज मेरी पवन नैयर जी से भी बात हुई है और पवन नैयर जी ने भी आज उसका जाहिर की है कि हमने कहा है कि गौ बचेगी तो खेती बचेगी और खेती बचेगी तो पर्यावरण बचेगा और पर्यावरण बचेगा तो ये मानव जीवन रहेगा। और आज हमने जो शुरुआत की थी वो आपकी चंबा गौशाला से शुरुआत की थी। वहाँ पर जो बेसहारा गौ है उसको एक संरक्षण दे के रखा है। मुझे लगा कि जगह बड़ी अच्छी है और हमने कहा कि उस गौशाला के और शेड बनाने के लिए हम पहली किस्त जो है वो 10 लाख रुपए से जो है वो उसके लिए हम देते हैं। उसकी जो है वो और बढ़िया वहाँ की कमेटी बनेगी जहाँ हिमाचल प्रदेश की सरकार ने निर्णय लिया है कि हमने गौ संरक्षण के लिए जो ऐसी बेसहारा गौ जब गौशाला में जाएगी तो हम 500 रुपये प्रति गाय जो है वो कमेटी को जो है वो एक सहयोग राशि के रूप में देंगे। लेकिन 500 रुपये से कुछ नहीं होता है। मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि एक गाय के ऊपर जो है वो कम से कम 3000 रुपये जो है वो 1 महीने का उसके ऊपर खर्च आता है। लेकिन बाकी का खर्चा जो है वो समाज को करना है। आप उस गौशाला में एक सहयोग के रूप में जो है वो आप ज़रूर सहयोग देंगे। हम इसको एक अच्छी गौशाला के रूप में जो है वो इसको चलाएंगे। ये आज हमने जो है वो निर्णय लिया है। पवन नैयर जी ने पूरा सहयोग का जो है वो उन्होंने वायदा किया है। मैं उम्मीद करता हूँ। और दूसरा आज इन्होंने कहा है कि हमारा ये जो कृषि भवन बनेगा यहाँ पर प्राकृतिक खेती का ट्रेनिंग सेंटर जो है वो होना चाहिए। मैंने विभाग को आदेश दे दिए हैं कि प्राकृतिक खेती का ट्रेनिंग सेंटर भी जो है वो साथ ही जो है वो इसके जो है वो शुरू किया जाए। और दूसरा उन्होंने कहा है कि एक सीड का सेल सेंटर, विक्रय केंद्र, मैं यहाँ पर ही हम आज बैठे हैं, हमें इसमें और जगह जाने की जरूरत नहीं है। इसमें ही एक अतिरिक्त जो है वो कमरा जो है वो आप साथ में जोड़ दें और एक ही छत के नीचे जो है ये सेल सेंटर भी जो है वो काम करेगा। ये भी जो है और पैसे की ज़रूरत होगी तो इसमें हम और पैसा भी जो है वो साथ में स्वीकृत करेंगे। और एक जो हमारे यहाँ पर अला में हमारा एक आलू विक्रय केंद्र है ना, ये आलू का एक सीड सेंटर है जहाँ से हम आलू का बीज देते हैं।
लेकिन यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज की जो है वो फैसिलिटी, आलू विकास केंद्र है और वहाँ पर कोल्ड स्टोरेज की जो है वो फैसिलिटी नहीं है। तो उसके लिए मैं 50 लाख रुपए जो है वो उसके लिए भी संकलित करता हूँ। एक हमारी पशुपालन विभाग में हमारी पोल्ट्री की एक योजना है कि जिसमें हम बैकयार्ड पोल्ट्री में हम किसानों को कुछ 100-200 बर्ड्स जो है वो देते हैं, ब्रॉयलर्स के बर्ड्स देते हैं और वो किसान जो है वो 200 रुपये जो 200 जो हम बर्ड देते हैं तो बाद में उसको बड़ा करके जो है वो बेचता है, जिससे एक उसकी आय का साधन बनते हैं। अगर वो उसको खा भी लेता तो हम समझते हैं कि उसके प्रोटीन जो है वो ज़्यादा बन रहे हैं। तो उसके लिए जो कि हैचरी जहाँ पर वो चूजे तैयार किए जाएं और उसके ऊपर करीब 90 लाख रुपए जो है वो खर्च होगा। तो इसके लिए भी मैं पूरी स्वीकृति देता हूँ कि ये हैचरी जो है वो यहाँ पर बनेगी और ये अपने चंबा जिला में पांगी तक जो है वो उसका जो है उसके में लाभ मिलेगा। मैं बहुत ज़्यादा ना कहते हुए एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं कल भी कृषि विभाग की जो थी वो बैठक ली है। यद्यपि यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसीज भी है तो मैंने इनको आश्वासन दिया है कि मैं जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके हम उस वैकेंसीज को भी भरेंगे और हम चंबा को प्राथमिकता के तौर पर, और मैं चाहूँगा जैसे मैंने कहा कि मैं 10 साल के बाद जब पांगी गया, लाहौल गया तो एक अपना एक आधारभूत परिवर्तन उन क्षेत्रों के अंदर कृषि में मैं देख रहा था। तो हम आने वाले समय में हमारे अपने प्रयासों से एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो है वो कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और बागवानी में जो है वो हम चंबा को देखना चाहते हैं। हम चंबा के गांव को आत्मनिर्भर देखना चाहते हैं और चंबा का गांव आत्मनिर्भर बनेगा तो ये देश आत्मनिर्भर बनेगा। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। प्राकृतिक खेती में लाओ इसको। श्री राजकुमार गांव समलेव, श्री बादल प्रकाश, श्री रतन चंद, श्री राजकुमार, श्री बादल प्रकाश, श्री केसरी सिंह और श्री सुदेश कुमार, श्री मदन लाल, श्री जयदयाल और श्री चंद्र प्रकाश। कहाँ से? शोर तो जाके आए। रतीश कुमार, रतीश रतीश कुमार के बाद श्री शमोन और उसके बाद श्री नरेंद्र कुमार, श्री बलवेश्वर, श्री मदन लाल, श्री जयदयाल, श्री चंद्र प्रकाश। क्या लंदा भाई, क्या हैं? बागवानी सेक्टर बहुत बढ़िया यार। श्री अमीर चंद, क्या लगाते हैं? ट्रैक्टर साहब मेरे से मिलना जरा। श्री जयलाल, कितना अलावा बूटा फड़ दे। श्री प्रवीण कुमार, मैं आ जाऊँ लाए। श्री पवन कुमार, श्री सुभाष कुमार, फल में लगाओ, वो लगाओ। श्री सुभाष कुमार और इनके बाद श्री जय सिंह, सुभाष कुमार और उसके बाद श्री जय सिंह। फसल लिए भी कि नहीं? कहाँ घर? इनके बाद श्री यशपाल, इनके बाद 2 लाभार्थियों को अंतर्जातीय विवाह पुरस्कार भी माननीय मंत्री महोदय दे रहे हैं। सबसे पहले श्री हरि करने वाली है। मेरी उनसे गुजारिश है कि वे
मंच पर आए और माननीय मंत्री महोदय को सम्मानित करें।